अगर जितना नंबर ये बोल रहे हैं उतना नंबर नहीं बिकती है हिंदी किताबें। कितना 10,000 10,000 छप चुकी हैं, 6,500 6,500 निकल गई है। और कितना महीना भर हुआ होगा? 2 महीने हुए। 2 महीना छप के निकलने का या प्री बुकिंग से आप ले रहे हो? नहीं, प्री बुकिंग नहीं, मतलब जब से छपी है तब से 6,500 बिकी है। तो फिर भी ये बहुत बड़ी संख्या है। जिन लोग को नहीं पता तो बेस्ट सेलर का स्टिकर ऐसे फर्जी नहीं लगा हुआ है उसके ऊपर, तो एक्चुअल में है। मैंने 4 किताबें लिखी है तो टेक माय वर्ड फॉर इट, इट इज़ अ बिग नंबर। और इसको आगे बढ़ाइए क्योंकि बहुत सारी अवधारणाएं हैं और आपके पूर्वाग्रह जो हैं वो ध्वस्त होंगे। वामपंथियों को देखकर कहते हैं यार उसके तो मजे हैं, इसकी बहन के मजे मजे वो वाला इनका है कि भाई यार वो यार इसकी बहन दी मजे। आप ही की गाड़ी में जो मैं गया आदमी को रट के सारे गाने, आपके यहाँ वाला जो था ना भटके हुआ, तो इनकी गाड़ी में बैठा, बोले ये क्या गाना बज रहा है, इसकी बहन की मजे मजे। बोले आचार्य जी आपके नाम में आचार्य, ये क्या गाना? नहीं, मैंने देखा वो शो रिकॉर्ड करके आया, उसमें बोले जा रहा बार बार इसकी माँ के मजे ही मजे। मैंने कहा पता नहीं क्या बोले जा रहा था। कौन कह रहा था? ये हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में ये तो हुआ, इधर यूपी से गया बंदा और गाय भैंस काट करके वो लगा रहा है फोटो। यस, वो तो बढ़िया हिमाचल वालों ने उसका इलाज ठीक से कर दिया। हम उसकी निंदा करते हैं वैसे कड़े शब्द में, जो बहुत कड़े शब्द में उसकी निंदा की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था आपको। गलत किया है। कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस लगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आपने बिल्कुल गलत किया है हिमाचलियों, ये बिल्कुल गलत कार्य किया है, बिल्कुल ये अस्वीकार्य है। किसी भी सभ्य समाज में इसे 2 ठेंगे नहीं दिखाने चाहिए उसके वाले, बिल्कुल नहीं। हम तेरी मोहब्बत में पागल हो जाएंगे, तुम्हें कैसा लगता है, मुझे कैसा लगता है। सिखों ने मना कर दिया, मुसलमानों ने मना कर दिया, ईसाइयों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ मुद्रा वुद्रा कुछ नहीं है, ये आदमी ठीक है। इसके बहकावे में बिल्कुल ना आए मित्रों। कभी कभार ना अंदर से रजत शर्मा बाहर निकल आता है। तो क्या होता है कि इतना इरिटेट हो जाता है ना बंदा कि मुंह से निकल जाता है। ठीक, तो उसमें आप ये सोचते कि आचार्य जी क्या बोल दिया आज। मेरे से तो लोग कहते हैं तू आर्य हटा, अपना नाम लगा। अभी किसी ने कमेंट कर रखा, अरे ये ब्राह्मण नहीं ये जाट है। और एक बार क्या हुआ, एक बार तो मुझे गुज्जर का ठप्पा लगा दिया मेरे पीछे कि तुम किसान आंदोलन का विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम गुज्जर हो। अब मैंने कल फोटो डाल दिया, पापा से पूछे नहीं भैया हमें क्या बता दो, हमारे जो बाकी लोग हैं वो बता रहे हैं। कल मैंने एक फोटो डाल दिया कि बड़े भाई राहुल राणा जी फौज में है, वो तो किताब लेके खड़ा हुआ था। अच्छा तू राजपूत है? कुआं वाला कुछ शेप दिया मेरे ऊपर, वो ठाकुर का कुआं वाले हैं। तो अरे यार कुछ भी लगा देंगे भाई, कुछ भी लगा। अच्छा है समाजी को आप सबके भाई, हम 36 बिरादरी हो पूरी। ठीक है, फिर बढ़िया है। चलिए आरंभ कीजिए। ये सब शुरू हो गया क्या? हाँ, ये स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट हमारा हो चुका है ऑलरेडी। आपको पता है इसको कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं? अच्छा, आपकी तो अंग्रेजी भी थोड़ी वैसी ही है ना। मैं कहा ना LKFC से ज्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर हमें तो विदेश कोई बुला भी लेगा और उसमें भी फुल फॉर्म करोगे तो पता ही हिंदी ही निकलेगी। लखीमपुर खीरी का फैक्ट चेक कर दोगे उसका। सही कह रहे हैं आप। विषय कौन से बोलो करो। सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया आपने? भाई 7 सवाल है, 7 में से कोई 5 करने हैं आपको। उसमें आपको अरे भाई ये कौन सी बात हुई यार? तो ये तो कल डिसाइड कर लेते हैं। यही तो परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। देखो आज का टेस्ट लेने ये लोग NTA वाले, NTA यही कर रहा है। मैं वही तो कह रहा था, पेपर लीक कर चुके हैं आप कल ही रात वगैरह जो हो रहा है ना आजकल, तो परीक्षा हो रही है आजकल। तो मित्रों आज है 8 सवाल, 7 है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर इनको देने हैं और 2 ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दिए जाएंगे 7 के साथ। रीजन ये था कि मैंने इनको बोल दिया भाई कल है क्या सवाल, पॉडकास्ट भले ही मतलब पॉडकास्ट मेरा है सवाल इन्होंने बताया, 3 उन्होंने बताया, हो गए 7। ये कहने लगे 5 सेलेक्ट कर लो। मैंने 3 नहीं, मैंने तो सप्लीमेंट्री बताया जो गर्वित में लिखे थे तो उसी में जोड़ा मैंने। इनको 5 सिलेक्ट करने थे, इन्होंने वो भी नहीं किए। किसी काम के नहीं है। सुनो, 6 सवाल इन्होंने दिए थे, 2 सवाल इन्होंने दिए थे, हो गए 8 में से करने हैं सिर्फ 5।
तो जितने हम उत्तर देंगे हाँ उतने आप प्रश्न सिलेक्ट करना। उधर प्रश्न भी हम ही कर लें। अनुराग वो देख लो बैठ के। घड़ी यार सामने कर दो। हाँ कई बार ऐसा भी हो जाता घड़ी है। दिखा दो। ज्यादा हाँ, पूर्ण कितना स्टार्ट हो गया, हाँ, चलिए ठीक। अब आरंभ करते हैं। चलो भाई पहले हम हाँ। शुरुआत करते हैं कि जो आजकल मतलब पहले नमस्कार तो कीजिए अच्छा। दर्शकों, कैसा आदमी है यार। नमस्कार मित्रों। नमस्ते। ये भी कर सकते हैं, लेकिन में मुझे ऐसा है जी, मुझे उड़वा देंगे क्योंकि मुझे वहीं पे ही केस लड़ने जाना होता है ना। अच्छा तो मैं ये नहीं करूंगा। पुष्पम पत्रम चाहिए आपको? ये नहीं मैं करूंगा। ये मैं आपके पास झांसे में नहीं आऊंगा। नमस्ते, चालू कीजिए। चलो भाई भाई कर देते। जैसे कि चुनाव के बाद में हम देख रहे हैं राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव और इस तरीके से दिखाई दे रहा है बंदा कि भाई यही प्रधानमंत्री है। 99 सीट आई, उन्होंने प्रधानमंत्री को तो घोषित तो कर ही दिया था। अब लोग को पायलट कहीं से ढूंढ के ले आए तो उनके साथ में चाहिए यहाँ से यहाँ चलता है, ये यहाँ से यहाँ चलता है। फिर रायबरेली पहुंच गए तो वहां देखा आपने कि किस तरीके से कैप्टन की फैमिली, वो भी अब कुछ से कुछ उनका चल रहा है कि अग्निवीर बंद करो, जबकि उनकी फैमिली का अग्निवीर से कोई संबंध भी नहीं था। तीसरा एक और चीज के नरेंद्र मोदी को कंटिन्यूअसली ये बैल बुद्धि, ये बैल बुद्धि, ये बैल बुद्धि, जबकि वो गैस वाला तो कई बार सिद्ध हो चुका है। लोगों ने वीडियोस बनाए तो उस आम जनता को या फिर उस जो भी वो केमिकल लोचा नाले में होता होगा हमें नहीं पता, पर वो जो चीजें हैं उनको फिर रडार वाले को फिर वो वीडियोस कट 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 कर करके पूरी कांग्रेस का LAFC करण इस टाइम पर हो रखा है। केरल में एक जगह से वो सड़क फूट गई तो बोला देखो विकास ज्वालामुखी बनकर फट रहा है। तो अजीत भाई क्या ये जो सारी चीजें कांग्रेस इस टाइम कर रही है और पिछले 5 साल में जो इन्होंने जहर मूता झूठ का और उसका इनको फर्क दिखाई भी दे रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसका भी फर्क दिखाई देगा और कांग्रेस से बिल्कुल सही कर रही है अपनी राजनीति के चक्कर में? आपने आरंभ भी कर दिया, डिमोनेटाइज हो गया आपका। हाँ, ये तो देखो, ये तो अंकुर आर्य का चैनल है, डिमोनेटाइज हो चुका है। अब आप खुल के खेल सकते हैं। हाँ हाँ। जी जी। जो बात आपने बोली ना कि नरेंद्र मोदी का ये गैस वाला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का बाकी और ज्वालामुखी वाला, इनफैक्ट रडार वाला भी IITians ने और जो भी इस तरह के वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मोदी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। हाँ जी। हालांकि अब मोदी जी का क्या है कि वो प्लास्टिक सर्जरी की बात करने में वो गणेश जी तक पहुंच जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिविलाइज हो जाती हैं बातें। तो उसी में हालांकि उस वाले केस को कांग्रेस नहीं छेड़ेगी। हाँ, वो कभी नहीं कहेगी ये देखो मोदी जी अभी शिव और त्रिशूल में वो लटके हुए हैं ना, तो उसमें लटके हुए हैं। भाजपा के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो भाजपा ने 2014 में किया था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस क्लूलेस थी और भाजपा लगातार पुश किए जा रही थी। आलू और सोना वाला एग्जैक्टली आलू और सोना वाला है नहीं वो। अभी तक घूमता है ना, वो किसी और संदर्भ में राहुल गांधी बोल रहा था और उस पर वो चिपक गया। नाली का गैस भी नरेंद्र मोदी पे चिपक चुका है, रडार वाला भी नरेंद्र मोदी पे चिपक चुका है, क्योंकि सामान्य आदमी जो है वो IIT के प्रोफेसर का रिसर्च पेपर नहीं पढ़ेगा या ऑफ इंडिया वालों ने उसका इंटरव्यू करके छापा है कि नहीं भाई ये एक्चुअल में होता है, बादल होता है, रडार की इफेक्टिवनेस तो थोड़ी कम हो जाती है, उसमें वो नहीं ढूंढ पाता। तो अब क्या है कि जब आपने 2014 में ये किया था, आपको लक्षण पता है, आपको रोग पता है, सब चीज़ आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो आज आप 10 साल के बाद आपके पास उसका जवाब कैसे नहीं है? आपके पास तो होना चाहिए इन सब चीज़ों का जवाब। और राहुल गांधी भले ही हमें लगे कि वो बच्चे की तरह लोको पायलट में लाल पीला कर रहा है, भाई आम आदमी को लगता है कि यार वो कुछ कर रहा है, वो अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहा है। चाहे मणिपुर वो जाना हो, उसके हाथ में कुछ नहीं है। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता है, जो करना है N बीरेन सिंह करेंगे, असम राइफल्स वाले करेंगे, भारतीय सेना करेगी और प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर करेगा। जो सारे लोग बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तभी स्थिति इतनी सामान्य हुई है। नहीं तो वहाँ तो रोज साला ऊपर से देख रहे थे, फायरिंग चल रही थी। वहाँ पे उसको अपनी छवि गढ़नी है, जिसमें वो लगा हुआ है, लगातार कैमरा लेके जाता है, प्रॉपर जननायक कटआउट्स निकलते हैं, लड़की को पकड़े हुए है, बच्ची को, और उससे जो इमोशनल एडवांटेज ले रहा है, ये सारा कुछ उसका चल रहा है। और उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। मणिपुर तो उसके बाद अहमदाबाद चला जाएगा, फिर हाथरस भी उसको जाना है, अलीगढ़ भी जाना है, सारा कुछ वो कर रहा है जो नेता प्रतिपक्ष से एक्सपेक्टेड है। ये 10 सालों से हमने देखा नहीं था ये।
अभी हमें अचानक से अजीब लग रहा है। याद कीजिए ना, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, गले में प्याज की माला पहनना, सिलेंडर का वो लटका के घूमना, ये भाजपा करती थी ना, वो विजिबिलिटी अपनी बनाए रखती थी। तो अभी राहुल गांधी एग्जैक्टली वही कर रहा है। वो कितना सही है या गलत है आप पॉलिटिकल संदर्भ में देखिए, उस पर चर्चा करते रहिए, लेकिन विपक्ष का एग्जैक्टली यही काम है। मतलब क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हमें ऐसा ही तो नेता चाहिए था। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने भले ही वहां पे मतलब स्थिति सामान्य करने के लिए मणिपुर में कितना ही फोर्स लगाई हो, कितना ही काम किया हो, लेकिन वो गए नहीं, तो वो टैग मैसेजिंग नहीं हुई ना अंकुर भाई जी। नरेंद्र मोदी ये आकर के संसद में कह रहे हैं ना कि बहुत सारी बातें हम बता नहीं सकते, और ये सही भी है। आप जो सामरिक बातें राफेल के ऊपर चला गया तो यार नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि उसमें कौन सा वेपन सिस्टम है, क्या है, और उसका फायदा विपक्ष उठा रहे हैं। अब विपक्ष यार फायदा उठाने के लिए ही होती है। ये तो आपको ढूंढना है ना रास्ता कि इसका दूसरा रास्ता हम क्या निकालें, हम कैसे बताएं लोगों की मणिपुर में कुछ कुछ हो रहा है। हाथरस रेप कांड याद करो गर्वित, जब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, मतलब अपने आप को बचाने के लिए भाजपा सरकार के पास, तो उन्होंने ऑडियो लीक की थी। ऑडियो लीक इसी पर्पज से कराई जाती है कि जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ है, पुलिस जानती है रेप नहीं हुआ, पुलिस जानती है झूठा बयान दिया गया है, लेकिन पुलिस ये कह नहीं सकती बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इनसेंसिटिव साउंड करेंगे। वो क्या करेंगे, वो लीक करवाते हैं ऑडियो। उस तरह का आप कुछ कीजिए वहां पे। आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे हैं अपने लोगों से कि भाई सुधार हो रहा है, लोग गांव में जा रहे हैं। 5-7 लोग पकड़ने होते हैं यार, डॉक्यूमेंट्री 1000 लोग का थोड़े होता है। 7 लोग को बिठाया, काला बैकग्राउंड दो, रोते गाते हुए, या कि नहीं नहीं सरकार कर रही है हमारे लिए। अयोध्या में यही तो किया। हाँ। एक महिला थी जिसका घर टूटा भी नहीं था, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि हम तो बर्बाद हो गए, और अभी दोबारा गई ये चुनाव हारने के बाद, वो कह रही कि नहीं नहीं वो टूटा नहीं है हमारा मकान, बस वो उधर से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हमारा नहीं टूटा है, और अगर कुछ होगा तो उसमें हमें मुआवजा मिल ही जाएगा। लेकिन भाई वो कब बता रहे हो? तो अब ये भी सही बात है कि जो मोदी जी 2012-13 में हमें प्रोएक्टिव लगते थे, हर सोशल मीडिया का अत्यधिक लाभ लेते हुए दिखाई देते थे, वही अब लोग हाशिए पे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं बाथरूम में हम कैसे नहाते हैं हम नहीं बता सकते। राहुल गांधी जी कैमरा लेके वहां पहुंच गए, देखिए देखिए ये कच्चे में नहा रहे हैं। वो चीज हो रही है हमारे साथ। ये देखो इसमें ना एक जुडिशरी की लाइन है कि जस्टिस हुआ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्टिस होते हुए दिखा, हाँ ये और अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस होते हुए दिखना चाहिए लोगों को, वो परसेप्शन बना, वो परसेप्शन बनाएगा लोग, आवश्यक, वो लोगों को लगना चाहिए कि भाई जस्टिस हुआ है हमारे साथ। अगर सत्ता काम कर रही है, और काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सत्ता ने काम नहीं किया, चाहे वो मणिपुर का विषय हो या अयोध्या का विषय हो या कोई और अन्य विषय हो, सत्ता ने बहुत काम किया है। जी जी ठीक है। जो अजीत भाई ने कहा कि ऑपोजिशन का तो यही काम है, बिल्कुल यही काम है। वो तो जो आप जहां लूप होल छोड़ोगे वो उसी को ही अपने पक्ष में करके ऐसा दिखाएगा, भैया देखो ये तो इन्होंने तो गड़बड़ कर दी, उनका काम है वो। तो आपको लूप होल आपको नहीं छोड़ने हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट बात यही होगी कि आप दिखाओ कि भाई जस्टिस हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जी हाँ जी। तो आई थिंक दोनों ने मोटे मोटे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मोटे मोटे करें, हाँ बारीकी में जाओ। 1960 से शुरू करते हैं। अभी ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से झूठ फैलाकर ये एक नैरेटिव गढ़ने का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम 2014 से पहले की बात कर रहे थे ना, तो उस टाइम साला करप्शन था, उस टाइम महंगाई थी, झूठ फैलाने की जरूरत नहीं थी। उस टाइम जो सत्ता थी ना, वो एनएससी के नीचे काम किया करती थी। ये सारे सच हैं। जी जी। और विपक्ष का कार्य था कि ये सब कुछ लोगों के समक्ष लेकर आए। आज की डेट में महंगाई चेक में है। आज की डेट में ये अभी जो बीजेपी की 240 सीटें हुई है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक झूठ है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं, उनका नंबर है 17। 2014 में 17 की 17 सीटें बीजेपी जीती थी। शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड सीट। हाँ। 2019 में 17 में से 14 जीती थी, और इस बार 7 जीती है। क्यों? क्योंकि एक मैसेजिंग उस समाज के भीतर इस तरीके से गई है कि मायावती का लगभग 10% उस समाज का वोट कम हो गया। हाँ जी। ये एनडीटीवी का कुछ आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ। जो 9% बीजेपी का कम हो गया। हाँ जी। 19 का 19% शिफ्ट हो गया इंडी में। परिणाम सामने है। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, एक तो बात ये हो रही है कि झूठ फैलाया जा रहा है, और एक के बाद एक, चुनाव से पहले हमने बात की 101 102 कितना नंबर था, वो झूठ फैलाया गया और उसका परिणाम हमने देखा। चुनाव के बाद भी जो खून मुंह लग गया है ना, उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, रोज 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 कुछ ना कुछ मुद्दा आ रहा है। अभी ये अग्निवीर वाला आया था, अग्निवीर के बाद अब ये जो वो वीरगति को प्राप्त हुआ है जवान, उसके परिवार का मुद्दा आ गया है। उसके परिवार के पास मीडिया पहुंच रही है, पिता अलग कह रहे हैं, बीवी, मतलब सारा मुद्दा क्या बन गया है आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब क्या होता है ना कि लोगों के भीतर एक भावनात्मक परसेप्शन बनता है, लोग देखेंगे अरे यार माँ बाप के साथ तो बहुत गलत हो गया, और वो माँ कह रही है कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम कुछ करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब देखो ना, लोगों के अंदर एक भावनात्मक परसेप्शन बनता है। लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि भाई सत्ता का कार्य था कि जो नॉमिनी था उसको पैसे दे दे, है ना, सत्ता का इतना ही कार्य होता है। तो ये जो डिटेलिंग है, इसमें ना जाने की वजह से एक भावनात्मक परसेप्शन बनेगा और उसके कारण से नुकसान होगा। पर दूसरी तरफ जो कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है बैल बुद्धि, और मोदी करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चा बुद्धि, बालक बुद्धि, तो भाई इस चीज़ का निर्णय कैसे होगा? इस चीज़ का निर्णय तुम नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि साबित नहीं कर पाओगे, और वो बच्चा बुद्धि है वो एक्चुअली में है। जी 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 भाई उसको 15 बार तुम लॉन्च करने का प्रयास कर चुके हो, और अभी भी दोबारा रीलॉन्चिंग करने का प्रयास कर रहे हो, जो कि अब वो थोड़ा सा ठीक खेलने का प्रयास करता दिख रहा है। वो प्लानिंग है पीछे बहुत सारे लोगों की। हाँ, और वो उसमें थोड़ा अभी तक ठीक दिख रहा है। अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, जैकी भगनानी भी ठीक ठाक कर लेता है। तो बस आई थिंक उन्हें डायरेक्टर अच्छा मिल गया है। नो कैमरा, और एक डायरेक्टर भी था उसमें, वो कह रहा है राहुल जी आप यहाँ खड़े हो, कैमरामैन इधर से आएगा, फिर ये करेंगे। पर पॉइंट ये है ना कि तुम साला मोदी को बैल बुद्धि साबित कर पाओगे क्या? वो इनको साला उस आदमी का इतिहास नहीं पता है। ये गुजरात जो था ना, गुजरात एज अ स्टेट, वो गुजरात वो स्टेट था जिसमें बापू यानी कि हमारे प्यारे गांधी जी, उनका जन्म हुआ था। उसमें वो महानायक की तरह जाने जाते थे। आरएसएस को एक ऐसे फिगर के रूप में जाना जाता था जिसने बापू को मारा है। उस स्टेट के अंदर 2 कारणों से बीजेपी की सरकार बनी है। इमरजेंसी के अराउंड में मोदी को आरएसएस में एक प्लानिंग की वगैरह की जॉब मिली थी, जॉब कह रहा हूँ कि काम दिया गया था, दायित्व। तो क्या होता है कि मोरबी नाम की एक जगह थी, 1979 में वहाँ पर जल प्रलय आया था। पूरा का पूरा शहर डूब गया था, जानवर मरे पड़े थे। ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बाढ़ के बाद जानवर मर गया है, उसका शरीर फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो वो पैदा हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा। लोगों की लाशें ऐसे इस स्थिति में थी। जो सेंटर से मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, वो नहीं आ पा रहे थे। मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री थे ना आई थिंक उस टाइम। कोई दूसरे थे जो इरिगेशन मिनिस्टर थे या क्या थे, वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहां जाने की जगह नहीं थी। आरएसएस के कार्यकर्ता लगे पड़े थे जिसका लीड नरेंद्र मोदी कर रहे थे। एक कारण ये था लोगों की नज़र में आरएसएस और बीजेपी के आने का। दूसरा कारण था 1984 में क्या हुआ था कि जैसे अभी किसान आंदोलन वगैरह हुए हैं ना, ये तो फर्जीवाड़ा था। उस समय क्या था, गुजरात के अंदर कानून आ गया था कि गुजरात का किसान राजस्थान और राजस्थान का किसान गुजरात में एक दूसरे को फसल नहीं बेच सकता है। राजस्थान का किसान गुजरात में नहीं जाएगा, गुजरात का किसान या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, इस टाइप का कुछ था। वो अभी भी तो वो अभी भी राइट, वो अभी भी करने के लिए किसान वाला बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी राजस्थान के गुजरात के प्रभारी थे और राजस्थान का प्रभारी कोई और था, और इन दोनों ने अरेंजमेंट कराई थी, कानून तोड़ते हुए किसानों के लिए विक्रय करने की सुविधा कराई थी। और इस वजह से दूसरी तरीके से बीजेपी, मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी की छवि वहां से। हाँ, और तीसरी चीज, एक जगन्नाथ यात्रा हुई थी। जगन्नाथ यात्रा में वो बिल्कुल दंगों की स्थिति थी क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान दंगों की स्थिति थी 86 में। तो पुलिस जगन्नाथ यात्रा नहीं निकालने दे रही थी। अचानक से ना महावत वाले हाथी आ जाते हैं, बैरिकेडिंग वगैरह सब टूट जाती है। बाद में पता चलता है मोदी जी ने छुड़वाए थे। बिल्कुल, ये बात हमारे दर्शक तीसरी बार सुन रहे हैं। तो 87 में जाके फिर 87 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी का पदार्पण इसी कारण से हुआ था कि वो बंदा प्लानिंग में इतना उस्ताद है। बीजेपी सत्ता में आने के कारण यही है। उसके बाद क्या, जो रथ यात्रा वगैरह हुई थी, रथ यात्रा से पहले जो अडवाणी की रथ यात्रा थी, उससे पहले
करीब 1000 रथों की यात्रा निकली है गुजरात में, उसके बाद सत्ता में आए। तो साला तुम उसे और मैनेजमेंट रथ यात्रा का, उसके बाद में फिर तिरंगा फहराना लाल चौक पे, पता नहीं क्या बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं। और फिर गुजरात में जो भूकंप आया उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से वो किया। आदमी अपनी विजिबिलिटी तब से बढ़ा रहा है जब विजिबिलिटी बढ़ाने के उपक्रम होते भी नहीं थे। खाली अखबार हुआ करता था विजिबिलिटी के लिए, तब से वो मैनेज कर रहा है। और तुम उसे आज के समय में बैल बुद्धि कर, ठीक है, दिल के खुश। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने अब इस स्पीच में कहा था कि इनके मुंह खून लग चुका है। उससे जस्ट पहले हम लोगों ने पॉडकास्ट में बोला था, वो तो हम लोग के पॉडकास्ट से उठाया जाता है बहुत सारी। मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी भटके हुए युवा देख रहे हैं और कुछ डोनेट कर दीजिए भाई मोदी जी, कुछ करवाइए यार। मतलब प्रधानमंत्री एक स्टूडियो खुलवा दीजिए, क्योंकि हमें राहत नहीं मिल रही है, इसलिए हमें राहत कोष से कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। अभी अभी पैसे खर्चे हैं, कितना हृदय पर कोप हुआ है। अरे भाई, मैंने भी अभी इनके सामने बैठ के 80,000 रुपए खर्चे हैं, तो मुझे भी मैंने इन दोनों से खर्च करवाए, इन्होंने खर्च करवाया, इन्होंने हम दोनों से 80-80 हजार रुपए खर्च करवाए, क्योंकि इन्होंने कल 2 लाख रुपए खर्च किए। इनको अपना केस के लिए भी, मतलब आप ये देखो कि हम लोगों को अपने केसेस सॉल्व करवाने के लिए या वहाँ एक ढंग का वकील खड़ा करने के लिए 2-2 लाख रुपए एक हियरिंग के देने पड़ते हैं। और लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये तो यहाँ बैठ कर हंस रहे हैं। अरे भाई, मेरा वो बालकनी वाला फोटो देख के, अरे वो अजीत भारती तो मस्त है यार, उसका इतना बड़ा मकान है 6-7 करोड़ का, वो तो गजब है। हम लोग साला पागल बने। अच्छा, ऊपर से हम भी तो इसको डोनेट क्यों कर रहे हो? हाँ, BHY में हम कहते रहते हैं ना भाई इतनी बड़ी कोठी है, अरे यार वो हवा बनी हुई है ना ऑलरेडी, वो ऊपर से फिर कोठी का फोटो देख लिया। नहीं, बट वो मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए जो भी है। बट तो बताओ आप क्या है वो। नहीं, कल मेरा लाइव चल रहा था, उसमें मैंने ये समझाया कि यार तुम लोग ये मत सोचो कि हम लोग मतलब कुछ कमाए ना। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मैंने नोएडा में घर खरीद लिया, ये क्राइम है क्या? बिल्कुल। मतलब साला अपनी सेवाएं दे करके अगर हम YouTube के रेवेन्यू से पैसा कमा रहे हैं तो क्राइम है क्या? नहीं, इन लोगों को लगता है यार राइट विंग वाले साले, तुम गरीब साले, तुम उधारी वाली चड्डी और उसके नारे में जो माचिस लेकर के बीड़ी पीते हुए दिखना चाहिए। वही वीडियो बनाओ। वो नहीं चाहेंगे कि हम ढंग का शर्ट पहन ले, ढंग की घड़ी पहन ले। जा सकती है, हाँ, उसका पति ही करोड़ों छाप सकता है, बस आप नहीं कर सकते हैं। पंचशील में घर है भाई राजदीप का, और वो भी कैसे है वो सुनो। और यही लोग वामपंथियों को देखकर कहते हैं यार उसके तो मजे हैं, इसकी बहन के मजे। वो वाला इनका है कि भाई यार वो यार इसकी बहन दी मजे। आप ही की गाड़ी में जो मैं गया, आदमी को रट के सारे गाने, आपके यहाँ वाला जो था ना भटके हुआ, तो इनकी गाड़ी में मैं बैठा, बोले ये क्या गाना बज रहा है, इसकी बहन की मजे। बोले आचार्य जी आपके नाम में आचार्य, ये क्या गाना? नहीं, मैंने देखा वो शो रिकॉर्ड करके आया, उसमें बोले जा रहा बार बार इसकी माँ के मजे ही मजे। मैंने कहा पता नहीं क्या बोले जा रहा था। कौन कह रहा था ये? अच्छा यार, अरे नहीं, वो ट्रेंडिंग में दिखा, मैंने क्लिक कर दिया। मैं कहा देखो आप अजीत भाई क्या गाने बन रहे हैं आजकल, मैं तो इनको और अजीत भाई ने फिर पूरा अपना प्रोजेक्टर पे देखा, उन्हें आ गया मजा। उसके वो गाना जो है फिर वो चल रहा है। अरे अभी वही ये रील से शुरू हुआ है, पता नहीं किसने कोई रील शुरू करी थी, उसने ऐसे क्या काश के ऐसा हो जाए, काश के वैसा हो जाए, उसकी माँ का मजे ही मजे, काश के वार्नर ऐसे आउट हो जाता, काश की वहां से माँ का मजे मतलब, तो यहाँ से इसकी माँ का मजे मजे, इसकी बहन का मजे मजे, वो गाना बन गया फिर। और जैसे भोजपुरी वाले करते हैं ना, पता चला कि सानिया मिर्जा ने शादी कर लिया तो सानिया ऐसे करके गाना तुरंत लगे हाथ लिख लेते हैं तुरंत, और अगले दिन साला रिलीज कर देंगे। बेटे तुम तो क्या हैवी ड्राइवर निकल गए, हैवी ड्राइवर पे गाना। अरे एक गाना है चाइना, अच्छा वो उसका पोस्टर लगा दीजिएगा, वो कोरोना जो ही हुआ भोजपुरी वालों ने लिखा साला, और वो एकदम इन द फेस करते हैं, ये नहीं कि चाइना बीफ बनाना। चाइना जब सैयद की बेटी भूमिहार का बिटवा, अहिरवा का बेटा सैयद की बेटी, ये गाने हैं। वो तुम्हारे भी मुंह खून लग चुका है, थम जाओ। सानिया मिर्जा की नथुनिया भी गाया था ना कुछ। हाँ, होने वाले बिल्कुल। भाई रुक जाओ, क्या हो गया? तो ये जो कांग्रेस ने अब की बार जो प्रपंच करा है, इसमें आप एक चीज देख रहे हो, उसमें वामपंथियों का जो तरीका होता था ना इलेक्शन लड़ने का, वो आया है इसमें। जैसे कि ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ऐसा कुछ करके था। और ये मतलब मैंने काफी टाइम से देख रहा हूँ, जैसे बामसेफ जैसे संगठन जो होते थे, वो पहले से ही दलित समाज को ऐसे भड़का रहे होते थे कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है
लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। तो ये नहीं कि भैया यहाँ चुनाव हो का पद नहीं मिलता है, नौकरी जो है वो ये नहीं मिलती कि ये फलाना आदमी दलित है तो इसके तरफ से कितने वोट पड़ रहे 100, अब ये है क्योंकि जनरल कास्ट तो इनकी तरफ से पड़े 5 वोट, तो भैया 100 वाले को हम मैनेजर बनाएंगे, 5 वोट वाले को हम बाहर कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो लेकिन जो ये राहुल गांधी ने उस टाइम बोला, ये ट्रिगर किया है, और तभी जो आप कह रहे हो ना कि दलित वोट छटक कर कांग्रेस में गया है, उसको जाने का रीजन यही था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग 20 साल से वही हो रही थी। किसी का स्टेटमेंट था ना कि सत्ता में जो भी होता है ना, वो थोड़े देर सत्ता में बने रहने के बाद वो वामपंथी होने लगता है, समझे, और जो सत्ता के बाहर है, जो राइट विंग का सो कॉल्ड है, वो सेंट्रिस्ट होने लगता है, वो जब सत्ता में आएगा। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी, भाजपा कांग्रेस बन जाएगी, और मुस्लिम लीग पता नहीं वो आईसिस बन जाएगी। इस टाइप का कुछ वो चल रहा है, और वो होता दिख रहा है कि कांग्रेस पूर्णतः वामपंथी बन चुकी है परसेप्शन में, जबकि सबसे बड़ी वामपंथी मुझे लगता है भाजपा सरकार है। गरीबों और उनके लिए जितना, मतलब वामपंथ की प्योर परिभाषा की तरफ परिभाषा है, अंत्योदय की बात जहां से होती है, ये सब होता है, तो उसमें तो भाजपा से अधिक किसी ने किया नहीं आज तक, सब मिला करके जितना नहीं किया वो उतना भाजपा ने किया है उस हिसाब। लेकिन भाजपा का परसेप्शन वैसा हो रहा है कि ये हिंदुओं के विरोध में है। अभी तक था हिंदुत्ववादी, उसके बाद न्यूट्रल हो गए, अब इनके ही कुछ लोग जो है ना, वो ट्रैड और रायता क्या क्या होता है वो सब, तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये तो यार हिंदू विरोधी पार्टी है ये तो। और वो उसका कारण भी है, क्योंकि आपकी वही बात, मैसेजिंग नहीं हो रही है उस तरह की कि आप साथ में, आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लिए जा रहे हो। और आपने जो शाहबान वाला केस था वो तो तुरंत ही, अब देखो अब आ भी गया है वो सबके सामने। अच्छा, इस पे भी मेरा एक सवाल है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी आया है, हालांकि सवाल में सवाल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सबका कमेंट चाहूंगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई शाहबानो वाला जो मामला था राजीव गांधी के टाइम में, संसद में उन्होंने मामला पलट दिया था, अब आकर के संसद बोल रही है, सॉरी इस बात को कोर्ट बोल रही है कि वो फैसला गलत था। ये सही है बिल्कुल, मतलब इतने वर्षों के बाद में आपकी नींद का जागरण होना, नींद कैसे ऐसे जागरण होता कैसे, मेरे को अभी तक ये समझ में आया नहीं। या तो सत्ता ने कहा होगा कि देखो भाई इसके ऊपर कुछ करते हैं, ट्रिपल तलाक हमने कर दिया है, अब ये बचा हुआ है, इस पे थोड़ा सा करते हैं, वहां पे मुस्लिम महिलाओं को कुछ उनके राइट्स मिलेंगे, जो कि एक्चुअली सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए था। और ये आज नहीं होना चाहिए था, ये शाहबानो के केस पे ही हो जाना चाहिए था, 88-89 में ही हो जाना चाहिए था। ये अभी हो रहा है, हो तो सही रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो एकदम से 30-40 सालों के बाद, 50 सालों के बाद आप उठ रहे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारी अभी नींद खुली है, अभी कल से ऐसा चालू हो जाएगा। तो ये होता कैसे, वो प्रोसेस मुझे समझना है। अभी तक आपकी नींद क्यों नहीं खुली थी, और क्या ऐसा, मतलब ये जो नींद है जो आपकी, क्या ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर खुलेगी कभी? ये जो नींद आपकी है, ये और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर खुलनी चाहिए, क्या उनके ऊपर खुलेगी कभी? जो वक्फ एक्ट है उसके ऊपर कोर्ट कहेगा कि ये देखो ये थोड़ा ना गलत हो रहा है, सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर संसद में वो करे, विचार करे। अरे काशी विश्वनाथ में सामने दिख रहा है कि भैया ये जो मस्जिद बनी हुई है, इसके नीचे मंदिर है, अंदर भी मंदिर है, गर्भगृह में भी मंदिर है, ऊपर ये बना रखा है। अगर इन्हें हर जगह में सो मोटो लेना होता या इतने दिनों के बाद नींद खुलनी होती तो अब खुल जाती। श्रृंगार गौरी के लिए हमें क्यों केस लड़ने पड़ते? वही क्यों जी, अनुज जी, क्यों लड़ने पड़ते? हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है। केस लड़ना पड़ रहा है। नहीं, पहले वो उसका जो वो वाला प्रश्न था ना, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि इनके पास दोनों ऑप्शन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी बीच का रास्ता देखते कि यार कैसे बच के निकल जाए, हमारे भी तो लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल जी से मिलिए। अरे यार है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई तो इनको फोन पे कैसे मिल जाती है बेल तीस्ता से तलवार को? तो वही है, इसमें क्या है ना, उन्होंने बोला कि जिसको सीआरपीसी के थ्रू जाना है, जिसको मेंटेनेंस चाहिए वो कर सकते हैं कि हमको 125 सीआरपीसी वाला है उससे, जिसको शरीयत के हिसाब से चाहिए कि 90 दिन का ही मेंटेनेंस है तो वो रास्ता ले सकते हैं। इसमें बस घूम फिर के बात यही आती है कि पहले भी एक ऐसा ही डिसीजन आया, उसको पलट दिया गया। जब पलट दिया गया तो संसद की लीगैलिटी या सैंक्टिटी ऊपर होगी या फिर अभी जो इन्होंने किया है। हाँ, फिर ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। वही है ना कि लॉ को अमेंड करो, कौन अमेंड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो अमेंड कर सकता नहीं है लॉ को। तो जब आपने ये फैसला दे दिया तो आपको तो संसद को भी बोलना चाहिए ना, गवर्नमेंट को नोटिस इशू करो कि आप जो है इसको आप
अमेंड कर दो इस क्लॉज को कि दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज इन नो पोजीशन टू अमेंड द लॉज या ऐड ए क्लॉज इनटू इट। वो इंटरप्रिटेशन के लिए वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कर सकता है। अब संसद कहे, अब संसद के हाथ में है कि वो राजीव गांधी वाले ढर्रे पे चलता है या फिर अपना कुछ बना के चलता है। इसमें फिर एक बात और हमको लगती है कि जो बोल रहे हैं ना कि 40 सालों से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्लेंटिफ गया ही नहीं होगा। अब इसको किसने तैयार करके भेजा है यह भी जानना जरूरी है। क्या इसको भाजपा ने प्रॉप अप किया, वही मेरे को लगता किसने भेजा वहां तक, और ये पूरा एक सेट करके मामला किस तरह का लाओ। क्योंकि अब मैं सोच रहा था ना कि अगर आप डायरेक्ट हिंदुत्व की बातें ना भी करें, ज्ञानवापी छोड़ दो, मथुरा को यदि छोड़ दो, तो फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे हिंदू अति प्रसन्न हो जाता है। यार यूसीसी आ रहा यार, तुम्हारी कटने वाली है हिंदुओं की, और आदमी नाच रहा है, अरे उसकी तो पेल देंगे। अब क्या ट्रिपल तलाक दिलवा दिया मोदी, जैसे तुम्हारी बीवियों को ट्रिपल तलाक पहले तुम दे रहे थे, और वो वहां से छोड़कर तुमसे भी आएगी। आदमी खुश है, 6% हाँ, आदमी प्रसन्न इस बात पे, उसको पीला इस पे वो प्रसन्न है। तो मुझे लग रहा है कि उसी के सीरीज में कि भाई ऐसे ऐसे तोरा तेल वेल लगाना चालू करो, और बाद में दूसरे मुद्दे जो आएंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। फायदा तो नहीं, फायदा नहीं। मैं हिंदुओं के कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ कि हिंदू दो ही तरह से कंसोलिडेट होता है, इनफैक्ट 3 से होता है। एक क्रिकेट के माध्यम से होता है, जो कि अभी पॉलिटिकल में उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि हिंदुओं के लिए हिंदुत्व की बातें करो, और तीसरा है कि दूसरी कम्युनिटी जो है उसको पेलो, उस पर बुलडोजर चलाओ, इधर का आदमी खुश है। ये नहीं देख रहा है कि भाई उसके ईंट बिखरने से क्या तुमको मलबा बेच करके तुमको कुछ पैसा मिल जाएगा। ये वाली क्लिप जो है जाकिर अली त्यागी काट कर लगाएगा कि बिरादरी भाई ने आज कोई बहुत बढ़िया बात कही है कि ऐसे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बिरादरी भाई अब हम लोग के पूर्वजों ने कुछ वही गलतियों जो है वो हम लोग नहीं खेती करने चलते हैं तो इधर झोला या बोरा रहता है, उसको बांध मुट्ठी में लिया बीज और ऐसे छिड़क दिया। ऐसे करते हुए खेतों में चला ही जाता है ना। हाँ, तो वहीं चला जाते हैं वो बेचारे। तो वही मेड़ के पार भी कुछ बीज छिटक के चले जाते हैं। बहुत फैला रखा है। तो गेहूं में मकई उग रहा है तो हो जाता है। इसके लिए विकी डोनर इसके लिए समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा दिल से। अनुज भाई, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा था, पर अब आई थिंक आप 79 की कोई बात उठा दो। नहीं यार, पता नहीं कहाँ पहुँचाओगे अब वापस से। नहीं, मामला तो 84 का था। हाँ, बट वो 84 में तो हो लिया, जो शाहबानों के साथ होना था। अब जो क्या होती है, सत्ता का मेन काम होता है वोट लेना। वो हर काम उसी तरीके से देखकर करती है। अब बीजेपी को लगेगा कि इसमें हम वोट ले सकते हैं किसी भी तरीके से। बीजेपी कोई ऐसा तो है नहीं कि जो सलाह, उनको भी देखना होता है हमें वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि टॉप लीडरशिप में कुछ हो कि चलो हमें अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा के लिए कुछ हम कर लें, बट नीचे तो कुछ नहीं है ऐसा। दूसरी तरफ उनको देखना होता है, जब पार्टी भी साथ चल रही है, सत्ता भी साथ चल रही है, गवर्नेंस भी हो रही है, राइट। तो पार्टी होगी ना, पार्टी भी देखेगी कि ये जो सत्ता कर रही है इसकी वजह से कहीं वोट का नुकसान तो नहीं है, तो वहाँ से फीडबैक जाएगा, है ना। तो 86 में भी यही हुआ था, जब राजीव गांधी की सरकार को लगा था कि शाहबानो केस के बाद मुस्लिम जो हैं उपद्रव की स्थिति कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कानून पलट दिया था। और जब हिंदुओं के अंदर मायूसी आ गई थी ये देख के कि सरकार मुसलमानों के सामने झुक गई है, तो हिंदुओं के लिए ताला खोल दिया गया, या टीवी पर रामायण महाभारत आने लगी, है ना। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि अरे टीवी पर ये थोड़ा सेक्युलर करना है, तो अलिफ लैला भी आया, है ना। तो सब कुछ ये वोट, टिपू सुल्तान, द स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान, ठीक है, तो सब आया, ग्रेट मराठा भी आया, मुझे अकबर द ग्रेट भी आया, और ये सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ संजय खान ही बना रहा है। ठीक है, रामानंद सागर और संजय खान के बाद उसमें भी देखिए कितना सेक्युलर पना था। तो ये इस तरीके से सत्ता जो होती है वो खेल करती है। अलिफ लैला तो रामानंद सागर का ही था। हाँ, राइट। कृष्णा भी और ये रामायण, जिसमें भी जोर से होता है कृष्णा अलिफ लैला, तो वो रामानंद सागर का होता है, जोर से वो टाइटल जिसमें मुझे इसमें ऐसा लगता है कि शैला रशीद जब से उधर गई है
तब से इनका कुछ मतलब एक तरफा प्रेम जागृत हो रहा है। मतलब हम तुम्हारी मोहब्बत में मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम तब तक करते रहेंगे जब तक हिंदू टोटली हमें छोड़कर नहीं भाग जाएगा। अभी आपने देखा होगा हम तेरी मोहब्बत में पागल हो जाएंगे, तुझे कैसा लगता है, मुझे कैसा लगता है। मुझे को पता क्या हुआ, 14 से 19 में जो इन्होंने काम किए थे उसमें हिंदू को लगा यस ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब उस पर बात आने लगी साला तेरे लिए क्या हो रहा है, तो 19 से 24 में लोगों ने इस बात को बहुत ज्यादा तूल नहीं दी कि ट्रिपल तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हिंदू हो गया न्यूट्रल, और मुसलमान का जो वोट परसेंटेज 9% था वो 6% का हो गया 6%, और हिंदुओं का भी परसेंट कम हुआ है, इवन दलितों का भी कम हुआ है। ये फिर वही आपकी लैंग्वेज में फिर मैं मुझे आपको यार आचार्य होकर शब्द नहीं बोलना चाहिए लेकिन आप ये देखो कि ये 24 से 29 में फिर से स्टार्टिंग वही अगर हो रही है तो इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये जो आपने अभी शब्द का प्रयोग किया है कि जो दलित वोट बैंक है, हाँ, वो ये हिंदुत्व के मुद्दे पर कम नहीं हुआ है, हाँ, उसका कारण ही अलग है। अभी हमने एक उसमें मैंने मूल्यांकन किया इस चीज का, तो इसका जो बेसिक आरंभ है ना वो 2 जनवरी से होता है। 2 जनवरी को बीजेपी आती है भाई चौड़ा होकर, बीजेपी की तरफ से नारा आता है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और उस नारे को फिर बड़े रूप में प्रचारित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 या 16 जनवरी को योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि भाई 400 पार है इस बार तुम, और इस नारे का फिर प्रयोग सब करने लग गए थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि 5 फरवरी को ये नारा बोल दिया संसद में जी, और संसद में कैसे बोला उन्होंने, 370 बीजेपी की आएंगी, 400 सीटें एनडीए की आएंगी, ठीक है, इस तरीके से बोला। और उसके बाद चाहे साला कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा लीडर हो, चाहे कोई, 400 पार ही लग रहा है, पर वो होगा कैसे, उस पर किसी का अरे वो होगा कैसे में बोला ना, लल्लू सिंह ने बोला वो होगा कैसे, अनंत हेगड़े ने बोला कि वो होगा कैसे और क्यों होना चाहिए, पूरा गणित बता रहा है। 2/3 मेजोरिटी लोकसभा, 4/5 राज्यसभा, 3/9 ये सब करके वो चिल्ड आउट था। नहीं, मोदी जी ने भी कई बार बताया यार 400 तो हम है ही, ऑलरेडी हम 400 तो है ही। नहीं ये सुनो अभी इम्पोर्टेंट है, ये इस बंदे ने क्या किया जिसका नाम लिया ना अनंत हेगड़े, और इसने 10 मार्च को साले ने बयान दे दिया। अब देखो लोग इसको कितना जानते हैं कितना नहीं जानते वो सबको पता है, ठीक है, कर्नाटका में थोड़ा बहुत जानते हो बट बाहर लोग ज्यादा नहीं जानते। बयान था कि बयान आया कि भाई 400 पार हमें सीट चाहिए और हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। 10 मार्च को ये बयान आया, 11 मार्च को जो खड़गे है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसका बयान आ जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात भी की ना तो देश में उथल पुथल हो जाएगी। 12 और 13 मार्च को कोई डिजिटल प्रिंट मीडिया हो, जैसे ये वायर वगैरह है, वायर का बड़ा तगड़ा आर्टिकल है इस चीज पे, मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है बीजेपी की, 400 पार के पीछे उनकी मंशा। देख रहे हो आर्टिकल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 15 मार्च को जब ये सारा थोड़ा सा रायता फैलने लगा, 15 मार्च को ये बंदा उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई 400 सीट का मंशा तो दिख गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद टीवी में हर जगह और कई जगहों पर ये मुद्दा उछलने लगा था, बड़े बड़े लीडर्स बोलने लगे थे, और 26-25 मार्च तक बीजेपी बैकफुट। हम लोगों को नहीं दिख रहा था ये क्योंकि हम लोग किसी और धुन में थे, लेकिन 25 मार्च तक बीजेपी बैकफुट पे आ गई थी इस मुद्दे पर। उसमें बीजेपी का बयान आया है कि हमारा अनंत कुमार हेगड़े के बयान से कोई लेना देना नहीं है। 10 मार्च को भी दिया इन्होंने ये बयान, पर 25 मार्च को दोबारा देना पड़ा है। तब तक लोगों ने कह दिया कि हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं हाँ, है। और देखो उसके बाद क्या हुआ है कि ये जब ये सारी चीजें होने लगी तो अप्रैल के पूरे महीने में कांग्रेस का जो काडर है वो लोगों से मिल के इस टाइप की, जो कांग्रेस का ही क्यों पूरे इंडिया अलायंस का काडर जो अरे है वो प्रियम्बल का प्रिंट आउट लेके और बाबा साहब लगा करके भाई ये हट रहा हटाया। पर ना पूरी लोगों ने इसे पूरी तरीके से खरीदा नहीं था क्योंकि ये छोटे मोटे लीडर हैं, लोग जानते भी नहीं हैं इन लोगों को, ठीक है। तो कहते भाई कौन बोल रहा है क्या। उसके बाद 29 मार्च को अमित शाह का बयान आता है, अमित शाह का वो एआई बयान है, वो है डॉक्टर्ड वीडियो है, वो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, लोग कहीं सच्चे, पर उसमें उन्होंने साला यही बुलवा दिया कि आरक्षण भी खत्म कर देंगे हम, तो संविधान तो बदलेंगे ही, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। और उसके बाद वो वीडियो बुरी तरीके से फैलाया गया तुरंत बाद। हाँ, मोहन भागवत का, किरोड़ी लाल मीना का, इन सब का बयान आपने उसके बाद कितने ही केस कर लिए, आईटी सेल के वहां तेलंगाना में लोग पकड़े, कुछ भी कर लिया, उसका साला फायदा क्या, लोगों के अंदर वो मैसेज तो पहुंच गया, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हो जाता है यार क्या पता सच में ही कर रहे हूं। और साला उसके बाद 29 मार्च को ये कांड हुआ है, 6 अप्रैल को
राहुल गांधी ऐसे ऐसे दिखाने लगा है 6 अप्रैल परसों से। संविधान का वो और शुरू हुआ। अप्रैल के पूरे महीने में ना यही हुआ है। अप्रैल नहीं, 29 अप्रैल को इसका अमित शाह का वीडियो आया है। मई के महीने में मई में पूरा यही 6 मई से पूरा अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा का बयान आया कि ये तो चाइनीज कॉपी है, चाइनीज संविधान दिखा। मतलब तुम साला इस टाइप के आर्गुमेंट्स पर आ गए हो। आप बैकफुट पे पूरा दिख रहे थे, हमारे जैसे लोगों को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हम किसी 4 इधर और 0 इधर, चश्मा हमने 400 पार का लगा लिया चुका था। था। बोला था अरे अब तो डर है भैया। इधर के बयान भी देखोगे ना, मुझे लगता है हम लोग का वीडियो कुणाल का हमरा देख के बहुत हंसता होगा कि साले तुम लोग हमारे बहुत 5 साल हंसे थे, अब आओ। हाँ। तो मई के महीने में राहुल गांधी के भी बहुत बयान है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने पर, और मोदी के भी बदला कई भी है। बयान है। दोनों का वाक युद्ध चल रहा है। तो 26 मई या 25 मई को राहुल गांधी का बयान आया है दोबारा से कि हम आरक्षण का टैप हटा देंगे 50% वाला और उसको बढ़ा देंगे। तो एक तरफ मैसेजिंग ये है कि संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, एक तरफ ये है कि हम संविधान बचाएंगे और आरक्षण बढ़ाएंगे। तो आदमी का साइकोलॉजिकली आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं मस्तिष्क में। अच्छा, इसी चीज में ही मैं एक क्वेश्चन मेरा हमेशा दिमाग में रहता है कि राहुल गांधी अपने आप को जनरल कास्ट बोलता है, ब्राह्मण बोलता है, फिर कहता है कि ब्राह्मण, तो वो लोग जो कहते हैं कि ब्राह्मण 3%, लेकिन इनकी भागीदारी है 80%, लोगों में जो एक परसेप्शन बनाया हुआ है। और ये कहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जनरल कास्ट को पता है कि हमारी ही सब कुछ छीना जाएगा अगर राहुल गांधी आता है, फिर भी वो लोग उसको वोट करते हैं। भाई तो वो मैसेजिंग क्या कर रहा है उस पर आप ध्यान दो ना। वो कहाँ, उनको थोड़े बोल रहा है कि मैं राहुल गांधी दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, ऐसे थोड़े बोलता है। बोलता है मैं दलितों का मसीहा हूँ, बाकी आइडेंटिटीज गायब हो जाती हैं। सही बात। उससे कोई लेना देना उसको। वो गरीबों के साथ मिल रहा है, लीलावती कलावती ये सब कर रहा है, उसके घर में भोजन कर रहा है, और वो उनको विश्वास दिला रहा है। क्योंकि आपके यहाँ लल्लू सिंह जैसे लोग हैं, लल्लू सिंह जैसे लोग हैं, हेगड़े टाइप के लोग हैं। यार इस पाप से कैसे मुक्त हो गए? अयोध्या हार गए तुम, और कैसे हारे हो, और उसमें फिर 3-5 फलाना डिमका कर रहे। इनका मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने प्रत्याशियों को जब टिकट दिया ना, नॉर्मली क्या होता है, और इन्हीं पार्टियों में इस तरह के प्रोसेसेस हैं कि उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है कि आपको रैली में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब आदमी छुट्टा सांड टाइप घूम रहा था। अरे 400 पार है, उनका अलग चल रहा है एकदम मस्त। हाँ, इसकी बैंड दी 400 पार एकदम चल रहा है, बॉडी काउंट गिन रहे हैं अपना ये। अरे नहीं। चलिए, तो अभी दूसरा एक और मुद्दा जो दिल्ली के अंदर चल रहा है वो है कि, और ये एक मुद्दा नहीं है, कई सारे ऐसे मुद्दे आ चुके हैं भाई। 40 मिनट हमारा एक मुद्दा पे लग गया। नहीं, ये 2-3 मुद्दे निकल उधर। हाँ, तो सोई उधर हमारे क्लॉक पे ध्यान रखिएगा। हाँ, कि जो टीचर्स हैं वो जा रहे हैं जीएमडी के नाम से कोचिंग सेंटर खोलते हैं, अरे हिंदू बच्चों को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हालांकि इस बारे में हमने काफ़ी बारी बताया भी है कि भाई किस तरीके से, और लास्ट में मेरी आपकी बात हो रही थी कि भाई किस तरीके से बच्चों को कन्वर्ट करने का काम ये लोग करते हैं, और वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे ही चलता है सारा का सारा। मुझे आपकी बढ़िया अंठे आ रहे हैं, बढ़ा लो आप इनको, मजे आ जाएंगे। ब्राह्मण से जाट में शिफ्ट हो रहा है क्या आदमी? हाँ, ये भी कुछ कर रहे हम हैं। तो शिफ्ट होते ही रहते हैं। नहीं, आप ब्राह्मण में शिफ्ट हो जाओ, आपकी उधर फरीदाबाद से तो शिफ्ट ही होना है आपको भी चुनाव के बाद। चुनाव के इधर बाद आ जाओ, आपको भी, आपको तो नहीं चुनाव के जाना है। बाद ये भी बालकनी में खड़े होंगे। हाँ जी, क्या बात, कैसे हो आप यहाँ? बड़ी गहरी बात कही गई खड़े भी है। नहीं हो पाएंगे क्योंकि तब तक तो सरकार। फरीदाबाद के जितने यूट्यूबर है ना, सबसे गरीब यही दोनों भाई हैं। भाई मैं गया हूँ 2 लोगों के घर पे, भाई साहब क्या बंगले हैं, अच्छा, क्या दीवारें, साला शीशा का दीवार, सब कुछ। मतलब आदमी जाए, गेट पे एक गेट कीपर रहेगा, उसके बाद एक नोट करने वाला। बोले साला इसकी बहन दी मजे मजे। यार ये जो है ये सही है। मैं गया 2-3, मतलब आप लोग सही में गरीब लोगों में आते हो, फरीदाबाद में हो करके भी। आपका होना चाहिए 3 फ्लोर बिल्डिंग, स्प्राउलिंग एरिया, लॉन होना चाहिए, कुत्ते 2-4 दौड़ जाए साहब। हम लोग जाए कुत्ता दौड़ के हमारे ऊपर कूद जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी विचारधारा चेंज करेंगे। हमने तो सवाल तो निकल ही चुका है। प्रज्ञा के जैसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। 8 मिनट की वीडियो में 2 मिनट की एड, और राहुल जी करके बात करता है। बस राहुल जी करके खत्म हो जाएगा। जी क्या चल रहा भाई, 2-2 मिनट इसमें बोल दो। तो भाई साहब,
जेएमडी, जय माता दी, जो मुद्दा था, पहले मुद्दा समझते हैं, फिर उसके बाद विचार। मुद्दा मैं समझा देता हूँ भाई। जय माता दी नाम का एक कोचिंग सेंटर था शकूरपुर में, वहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था, बच्चे बहुत सारे थे, वहाँ रिजवान नाम का एक टीचर था, उसने बच्चे को डेली बोलता था कि भाई तू कुरान पढ़ा कर, क्योंकि तुम्हारे भगवान में ताकत नहीं है, हमारे अल्लाह में बहुत ताकत है। बच्चा डेली आता था, अपने पिता जिनका नाम मनोज कुमार है, वो उनसे पूछता था पिताजी कुरान क्या होता है, तो वो उन्होंने पूछा कि भैया प्रॉब्लम क्या है, तो उसने फिर बताया कि रिजवान नाम का जो हमारा टीचर है वो बोलता है कुरान पढ़ा करो। यानी कि कोचिंग सेंटर के अंदर आप बच्चे को भेजते हो इंग्लिश, गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ने के लिए, वहाँ कहा जाता है कि आप कुरान पढ़ो क्योंकि उसमें ताकत है। बच्चों को आपको पता ही उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो मतलब हम फैंटेसीज में बहुत ज़्यादा देखते हैं, कार्टून देखते हैं, शक्तिमान देखते हैं, वैसी ताकत मिले, वो मिलेगी आपको कुरान पढ़ के। अब वो चीज़ बच्चे की साइकोलॉजी में फ़र्क डालते हुए किस प्रकार से पूरा कन्वर्जन सिंडिकेट चलता है, इस पर हम काफ़ी चर्चाएं ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब जो चल रहा है उस पर मैं आपका बयान चाहता हूँ। इसमें क्या है कि जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था जय माता दी, JMD, जय माता दी। तो किसी को भी लगेगा माता के नाम पे हिंदुओं का होगा। जिस व्यक्ति से बात हुई थी उसका नाम भी हिंदू नाम था, आई थिंक संजय नाम था या जो भी नाम था। तो उससे बात की, एडमिशन की, संजय ने कहा कि हाँ ठीक है भेज दो। जो रिसेप्शन पे थी वो भी कोई हिंदू ही लड़की थी। अब उसके बाद क्लास में अबरार और रिजवान नाम के टीचर थे, वो सारी बातें बोल रहे हैं इस तरीके की कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, या आपके दिमाग को बरगला रहे हैं एक तरीके से कि कन्वर्ट होना एक अच्छी चीज़ है, आप अच्छे फेथ में आ जाओगे, आप कुरान पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप शक्तिमान बन जाओगे, आप ये हो जाएगा, वो हो अपने आप हो जाएगा। अरे नहीं, ये तो वैसे बोला। अरे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मैंने जो कहते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूर मिलेंगी। साले डायपर से अलावा तेरे को मूतना नहीं आता, हूर का क्या करेगा हैं? हूर उसके वाइप करेगी, वाइप और डायपर चेंज करेगी। उसको बोलो बेटा अभी उसका प्रयोग मूतने के लिए ही है। तो हाँ, तो वहां पे बच्चों को इस तरीके से बरगलाया गया। बात पेरेंट्स की नज़रों में आ गई, और इतने छोटे बच्चों के पेरेंट्स की नज़रों में आई जाएगी क्योंकि घर में जाके बात करेगा ही वो बच्चा। कोई अगर थोड़ा कुमार अवस्था में हो तो वो शायद अपने पास तक रख ले इन बातों को, पर वो बच्चा तो बात करेगा, शेयर कर देते हैं। तो ये मुद्दा फिर वहाँ से बढ़ गया। पर ये केवल इकलौता मुद्दा नहीं है। इससे पहले हमने सोहना मेवात रोड पे एक विद्यालय था जिसमें बड़े एक मर्डर भी हुआ था आई थिंक वहाँ पे, उसमें भी इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। या मेवात में एक रिपोर्ट है, एक रिटायर्ड जज ने वो बनाई है रिपोर्ट, और उसने वहां जाके मेवात में जाके ये लिखा, पवन नाम था उनका। हाँ, 2/3 गांव जिन्होंने बोला 500 गांव कन्वर्ट हो पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई औरंगजेब का रूल चल रहा है भाई मेवात में तो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर आदमी को पता है कि उसको कन्वर्ट करवाया ही जा रहा है। स्कूल में बच्चे जाते तो वहाँ पे कन्वर्ट कराने के लिए सारे वो कहने लगते हैं, अध्यापक कहने लगते हैं कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, नमाज पढ़ो, और ऐसे एग्जाम्पल देश के बहुत सारे हिस्सों से देखने को मिलते हैं। चाहे लखनऊ हो, चाहे और कई जगह हो, वहाँ पे इस तरीके के मुद्दे आते हैं। यहाँ पे टीचर कह रही है कि बेटा तुम नमाज पढ़ो, बेटा तुम कुरान पढ़ो, इस तरीके की चीज़ें टीचर्स कह रहे हैं जी। तो ये कोई एक नई चीज़ नहीं है जो हमने दिल्ली में देख ली है जी। ये पूरे भारत में हर जगह में अलग अलग तरीके से हमारे पास आई है। और ये तो केवल छोटे बच्चों के लिए हो गई ना। इसके ऊपर गेमिंग में आ जाओ। गेमिंग में एक गैंग था, उस गैंग ने 400 हिंदू बच्चे कन्वर्ट करे थे। और गेमर्स जो होते हैं जनरली 13 से 19, 20 साल, 22 साल वाले बच्चे होते हैं जनरली। तो उन बच्चों को क्या कहा गया, गेम खिलाते थे, और गेम में ये होता था कि अगर तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तो तुम हार जाओगे, अगर तुम कुरान पढ़ लोगे तो तुम जीत जाओगे। इस तरीके की चीजें उसको मनवा दिया जाता था। ये लव जिहाद होता है, ये गेमिंग के चक्कर में बहुत होता है। लव 400 लोग कन्वर्ट करे उन्होंने मुंबई में, ठीक है। और उनका जो गैंग था वो गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पे भी ऑपरेट कर रहा था, और मल्टी सिटीज में ऑपरेट कर रहा था उनका गैंग, केवल गेमर्स को कन्वर्ट करने का। तो लेकिन इसको हम गेम जिहाद बोल दें तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ये तो कुछ होता नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अरे उन्होंने 400-500 बच्चे कन्वर्ट कर दिए, वो खुद मान रहे हैं, वो पकड़े भी गए हैं, पुलिस ने पकड़ा भी है। लेकिन आपको पता नहीं कौन सी शैया पे लेट के सपने देखने हैं सुहाने लड़कपन के, जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसके अलावा
ऑप इंडिया ने 153 केस 2022 में लव जिहाद के रिकॉर्ड किए, 2022-22 में केवल, ठीक है, 153 केस। इसका अर्थ क्या है, साल में हर दूसरे दिन, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन इस तरीके का एक केस आ रहा है जो लव जिहाद का है, जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में, जो मीडिया के संदर्भ में मीडिया के पास आ गया है। उसके अलावा कितने हो रहेंगे उनका तो कुछ पता ही नहीं है, पर फिर भी हम चलो मान लेते हैं कि सारे केसेस आ गए, तो हर दूसरे दिन इस तरीके की चीज हो रही है, वो भी भारत में। ये आप एक बार थोड़ी सी परसेंटेज और बढ़ने दो, फिर ये पाकिस्तान में जैसे एक दिन में 3 केसेस आते हैं, साल में 1000 केसेस आते हैं, तो ये वाले 1000 केसेस तक। और यहाँ तो मात्रा ज्यादा है, वहाँ तो हिंदू की मात्रा, वहाँ पे तो हिंदू ही नहीं है, तो मात्रा खाली ज्यादा नहीं है, इसमें ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ 4 साल सेक्स हुआ है लगातार, और वो जान नहीं पाए कि यार ये अमन इमरान था यार, उसको पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे भी अनभिज्ञ लोग हैं। कहती मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो पता ही नहीं कैसे पता नहीं लग सकता, मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि घर से टीचिंग ही नहीं हो पाती है ना उस तरीके की, उसे पता ही नहीं होगी वो चीज। हाँ, वो चीजें नहीं पता होती हैं भाई। हम बचपन से बच्चे को बिल्कुल संभाल कर रखते हैं। मैंने इसीलिए कहा था भाई शिष्टाचारी मेरी किताब बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि शिष्टाचारियों के घर में यही होता है। कर दिया प्रचार, अभी सेकंड आया, दूसरा संस्करण आ चुका है, खरीद लेना। ये तो आप ही के चैनल पे जा रहा है, तो हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते। विरोध तो खैर क्या, विरोध तो आप अपने पे भी नहीं कर सकते भाई साहब, विरोध तो आप अपने भी नहीं कर सकते, कटवा सकते हैं। मित्रों, मैं इसकी एक अलग से रील बनाकर डालना चाहता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अजीत भारती के चैनल पे हमारी इस पुस्तक के बारे में चर्चा नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो ये चीज है कि हमारे जो घर वाले हैं, फैमिलीज हैं ना, वही अपने बच्चों को नहीं बताते ये सब चीज। अरे छी, मैं अपनी लड़की को ये बताऊंगी कि उनका खतना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जबकि माँ बेटी को हर तरीके से टीच कर सकती है और कोई नहीं कर सकता उसके अलावा, जब तक वो अपने घर में है। डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है ना अनुज भाई, जिस तरीके से लगातार ये डेमोग्राफी का चेंज होना क्या हिंदुस्तान के और खास तौर पे हिंदुओं के लिए खतरनाक नहीं है? और जैन समाज सबसे अल्पसंख्यक समाज है, उनका एक लड़का था, 11वीं क्लास में पढ़ता था, बाप को बोल के जाता था 5 बार मैं जिम जा रहा हूं। बाप ने कहा यार इतने जिम कौन मारता है, इतना पतला सा आदमी है ये। वो उसके पीछे पीछे गए, देखा गया 5 बार पास की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, जबकि असली मुसलमान 5 बार नमाज नहीं पढ़ता दिन के अंदर, काम भी होते हैं 20 उसको, जुम्मे के दिन कर सकते हैं वो, लेकिन वो पढ़ता था। झारखंड के अंदर बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर संडे की छुट्टी बंद कर दी गई है, उस दिन स्कूल खुलता है और फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है। ये जो कंटिन्यूअसली डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और हम बार बार बात करते हैं 3 तलाक हटा दिया, हाय हम हिंदू हैं तो खुश हैं, अब देखो उनको तो पैसा मिलेगा, मोदी ने नियम ला दिया, हम खुश हैं, उनका हलाला खत्म हो गया, हम खुश हैं। भाई ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इस पर भी हिंदू खुश है क्या? भाई देखो, हिंदू को पता ही नहीं है, हाँ, उसको पता ही नहीं है, उसके सामने सब कुछ चेंज हो रहा है, हाँ। उसको साला पता ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या है कि वो अपने अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, बहुत जल्दी ले आता है। उसको बचपन से हो सकता है, जैसे हम लोगों ने जो बचपन से अपने शहर में ये हाल नहीं देखा था, जो अब वहाँ पर होने लगा है, तो साफ है डेमोग्राफी तो चेंज हो रही है। कामों पर हमने बताया कि किस प्रकार से कितने सारे काम ऐसे हैं, कितनी मंडियाँ ऐसी हैं, वो कब्जा हो चुका है ऑलरेडी। और आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल, इवन 50 साल, ये बहुत निर्णायक होने वाले हैं। मुद्दा जो चल रहा था वो कन्वर्जन वाला चल रहा था, कि एक आदमी सोचे साला मौलाना है, कोई इमाम है, कोई इस टाइप का आदमी है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर रहा है लोगों को, मिशनरी एक्टिविटीज में लिप्त है। यहाँ ये आम लोग मिशनरी एक्टिविटीज में लिप्त हैं, जो कि साला गणित पढ़ाने के लिए हैं। क्या कारण है उसका? इसका बहुत बेसिक कारण है, आपने पाकिस्तान में कभी देखा है कि पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्लेयर, वो साला ब्रायन लारा खेलने आ रहा, उसको कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है, श्रीलंका के खिलाड़ी को बोल रहा है बीच मैदान में, दिलशान वाज एक्चुअली, वो बचपन में मुसलमान था, किन्हीं कारणों से वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा परिवार कन्वर्ट हो गया। उसने इसको भरे मैदान में कहा कि वापस आ जा दीन में, क्योंकि नहीं नरक की आग में जलेगा, दोज़ख की आग में, वो बीच मैदान में। अब आप सोचिए इसके पीछे की माइंडसेट क्या होगा। इसके पीछे जो पाकिस्तान में माइंडसेट है, वही एक्चुअली भारत में माइंडसेट है। भारत में किसी भी समय भारतीय रेलों में 50,000 तबलीगी के लोग
50,000 हर समय ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो गांवों में जा रहे हैं, गांवों में जाकर बोल रहे हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि इससे सवाब मिलता है। लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट नहीं भी कर रहे तो मुसलमान समाज जो है उसके अंदर ये भावना डाल रहे हैं कि आपको रसूल की तरह जीना है, और दूसरी तरफ आपको भी ये काम करना है जो हम कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको सवाब मिलेगा। तो मैसेजिंग जो है ना वो बहुत क्लियर है। इवन पाकिस्तान में जब देखते हो ना, बरेलवी ज्यादा है देवबंदियों से, लेकिन मदरसे देवबंदियों के ज्यादा हैं। मदरसों में वही दिखते हैं, अलग भी वही दिखते हैं, एक वो कुर्ता पजामा और वो आधी दाढ़ी के साथ अलग भी वही दिखते हैं। तो देवबंदियों की जो मैसेजिंग है, इवन ये 1926 में बना है इनका ये तबलीगी जमात, ये मेवात, क्योंकि मेवात की बात हुई थी अभी, मेवात क्षेत्र से ही इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि मेवात में जो मुसलमान उस समय हुआ करता था वो मेव थे, मीणा थे, मीणा राजपूत, मीणा नहीं है, राजपूत कम थे, मीणा ज्यादा थे। तो इवन बोला भी यही जाता है कि मेव आर बेसिकली मुस्लिम विद मीणा बैकग्राउंड। तो पॉइंट कहां पर मैं मेरा ये है कि इन्होंने कन्वर्ट किस तेजी से किया है। नहीं मेवात तो पूरा ही कन्वर्ट की तेजी भूल जाइए। इन्होंने अब ये तो टीचर जो थे तो आम जनमानस है ना, आम जनमानस के भीतर ये भाव कि आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट चलाया करता था, अभी भी चलाता हो तो मुझे पता नहीं, पर छोटे मूवमेंट बहुत छोटे हैं, उस लेवल के नहीं है, उस लेवल के नहीं है। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक ही बार में 30,000 लोगों की शुद्धि की थी, वो नहीं होता, वो नहीं होता। इनका बंद नहीं हुआ है, नहीं, इनका बंद नहीं हुआ। ये तबलीगी भी 1926 में ही आया है ना। लेकिन तबलीगियों ने ही बाद में, क्योंकि आर्य समाज के जितने शुद्धि आंदोलन में थे, जितने इवन राम प्रसाद बिस्मिल शुद्धि आंदोलन में थे, लेकिन बाद में जितने भी लोग आए मेवात, ये सॉरी जो तबलीगी वाले थे, इन्होंने प्लान्ड तरीके से आर्य समाज को खत्म किया। जितने भी शुद्धि आंदोलन में लगे हुए लोग थे, पर आप ये देखिए, इनको मारते थे। आप ये देखिए, ये खत्म नहीं हो पाए। इवन साला देश बदल गया और सारा कुछ बंटवारा हो गया, ये खत्म नहीं हो पाए। इनकी मेंटालिटी ही बदल गई। बिल्कुल। और ये 1950 के बाद से तो और ज्यादा भ्रमण करने लगे। तो ये जो तबलीगी पूरे देश में घूमते हैं ना, इन्होंने आम जनमानस के दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट डाला है कि आपको कन्वर्ट करना है। ये इनका काम और तेजी से कर देते हैं। आफ्ताब पूना वाला भाई साहब, जब उसको ये पता लग गया कि फांसी भी जाएगा, तब भी उसने क्या कहा था, मेरे को तो 72 उम्र मिलेगी, मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ कि उससे आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी जो होता है उसके दिमाग में ये कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है। पाकिस्तान का है एग्जांपल। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये इमरान खान वगैरह और बासित अली, पता नहीं कौन कौन थे, उनके टाइम का याद है। वो साला दारू भी पी रहे हैं, वो नाइट क्लब में भी जा रहे हैं, वो हर तरह के काम कर रहे हैं। और उसका रीजन था कि काउंटी क्रिकेट खेलते थे, 4 महीने 5 महीने इंग्लैंड में रहते थे, वही लाइफस्टाइल आ गया उनका। 1985-86 के समय कोई क्रिकेटर था, खालिद उमर क्या नाम था पता नहीं, जो भी नाम था, उसने वहाँ 50 मारी ऑस्ट्रेलिया में। अब 50 मारने के बाद भी वो एक रैश शॉट खेल के आउट हो गया। इमरान खान ने उसको डांट दिया कि भाई क्या करके आया है, उसको बुरा लग गया। और उसको ये चीज़ पता थी कि साला यहाँ पर क्या हो रहा है, दारू भी पी रहे हैं, चरस भी ले रहे हैं और सब कुछ। उसने पाकिस्तान जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि ये मैं इस टीम में नहीं खेल पाऊंगा, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा। जियाउल हक का समय था, जियाउल हक के समय, हाँ, तो उसने ये सोचा कि भाई यहाँ पर तो, बट उस प्लेयर को स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगा के बाहर निकाल दिया। पर वो जो प्लेयर था वो तबलीगी में शामिल हो गया। उसके बाद एक और प्लेयर को उसने इन्फ्लुएंस किया, वो 1995 के करीब वो तबलीगी में शामिल हो गया। वो बैट्समैन था। और वो जो दूसरा बंदा है, ये वो बंदा फिर तबलीगी जमात के लोगों को, तबलीगी जमात के जो मौलाना थे उनको ये इधर लेकर आया, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कैसेट्स वगैरह बंटवाए गए। फिर इसका क्या नाम है, ये सईद अनवर की बेटी की डेथ होती है, फिर वो तबलीगी मौलाना बन जाता है। 2003 के वर्ल्ड कप में वो स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भाई जो पाकिस्तान को मैच जितवाने तो हूरें आएंगी। अच्छा, हाँ, वो बोल रहा है परी हूरें नहीं आएंगी, परियां आएंगी। हाँ, परियां आएंगी, हूरें आएंगी, जो भी कहते हैं जिताएंगे हमें मैच। फिर मैच तो जीते नहीं, पहले उसमें ही बाहर हो गए। तो शाहनवाज खान था, क्या नाम था, उसने पूछा कि भाई कहाँ है हुए, तो कहता तुम साला सच्चे मुसलमान नहीं हो, इस वजह से नहीं आई। हाँ, ये बोला गया है। और इसके बाद क्या होता है कि वो इंजमाम उल हक को पटा लेता है, इंजमाम कैप्टन बनता है, वो भी इसमें तबलीगी में चला जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन है वो इसी हिसाब से होने लगता है कि जो तबलीगी में
मान रहा है या नहीं मान रहा है। इवन बरेलवी जो कई खिलाड़ी थे उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो कौन, मिसबा को काफी टाइम तक टीम में नहीं लिया गया इस रीजन से, और वो भी तब जब वो अपनी पीक फॉर्म पे था। मतलब इनसे इंजमाम को अगर छोड़ दें तो मिसबा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन था। इंजमाम को अगर हटा दे तो मिसबा को टीम में नहीं लिया। वो हर बार रन आउट होता था यार, वो बढ़िया क्रिकेटर था यार। भाई साहब बैट्समैन तो बहुत तगड़ा था, बैट्समैन बहुत तगड़ा था। वो देखो ना, एक यूनिस खान था, एक शोएब अख्तर था, ये थोड़े यूसुफ योहाना जो बाद में मोहम्मद यूसुफ बन जाता। वाइस कैप्टन इसी वजह से बन पाया क्योंकि उसने मोहम्मद यूसुफ वो बना। तो पॉइंट क्या है कि साला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो साला दुनिया में घूम रही है, जो हर जगह, उसके अंदर ये कीड़ा घुसा दिया कन्वर्जन वाला, तो आपने क्या छोड़ा है। और ये भारत में भी एग्जैक्टली सेम चीज है। तबलीगी वाला जो है ना, इन्होंने आम जनमानस के भीतर ये मैसेजिंग कर दिया आपको कन्वर्ट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी देश हैं जो 56 देशों का बड़ा गाना गाते हैं, जितने भी अमीर मुस्लिम देश हैं वहां पर ये तबलीग जमात को पूर्ण रूपेण बैन किया हुआ है। और ये जितने भी एशियन कंट्रीज है यहीं पर इनको बस माना जाता है कि बहुत बड़े सिक्का सलार है। अजीत भाई, अभी जो यूपी हाई कोर्ट है उसने कहा है कि यार इसी तरीके से अगर कन्वर्जन चलता रहा तो एक दिन तो ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी मतलब सरकार कर रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो मुद्दे सामने सामने दिख रहे हैं, चलो ठीक है यार, तुम नई शिक्षा नीति मत लाओ, तुम मंदिर के ऊपर से वो टैक्स मत हटाओ, और कुछ हिंदू कोड बिल नहीं लेकर आ रहे, लेकिन यार एक कन्वर्जन के खिलाफ तो कम से कम बढ़िया एक सख्त नियम बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? वही ये लोग नियम तो छोड़ो, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, कोर्ट का जज ये बात देख रहा है और उसने संविधान के भी बारे में बोला है कि यार उसमें है प्रचार कर सकते हो आप, कन्वर्ट करने की बातें नहीं है। प्रचार और कन्वर्जन दोनों बिल्कुल ही अलग। कन्वर्जन एक इलीगल एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि इस देश में नहीं है, और वो केवल मतलब इस कारण से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हटा दो, कन्वर्ट करके भी आदमी शांति से अगर रह सके तब ठीक है। हो रहा है, बहुत जगह पे हुआ है, पूरी की पूरी मतलब जनता जनसंख्या ही बदल दी गई। यहाँ पे क्या है कि कन्वर्ट होने के बाद साला बम फोड़ रहा है। मेन बात यह है कि वो कहीं बम फोड़ रहा है, कहीं छिनैती कर रहा है, कहीं लुच्चापना कर रहा है, छिनरपन कर रहा है, चोरी, मतलब तरह तरह की चीजों में वो लिप्त है। रेलवे की पटरियों से 1 किलोमीटर पहले और 1 किलोमीटर बाद तक स्टेशन में कौन लोग हैं? बिल्कुल। और वो क्या करने के लिए वहां पे हैं? और इसी देश का सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कलेक्टर को बुला के कि आप उसको विस्थापित नहीं कर सकते, और करना है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको घर दो। बताओ, मतलब आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। बनभूलपुरा में जो हुआ 47,000 लोग हैं वहां पे, 47,000 लोगों को अब उस जगह पे बसाने की बात हो रही है जहां पे उनके होने कोई औचित्य नहीं, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आपसे। इस पे तो कम से कम ये सरकार बेयर मिनिमम ये कर दे कि भाई हमें गरीब हैं अगर, घर तो हमें देना ही है सबको। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चल ही रही, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप यह रूल बना दो कि जो व्यक्ति जहां का है उसका डोमिसाइल 2 पीढ़ी पहले जहां का है, 1 पीढ़ी पहले जहां का है, हम उसको वहां घर देंगे, वहां मकान देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है। डेमोग्राफिक चेंज करना भी असंवैधानिक माना गया कि इससे आप वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस करते हो और वो इलीगल तरीके से करते हो। वो लीगल तरीका नहीं है, क्योंकि जनसांख्यिकी परिवर्तन से संस्कृति का ह्रास होता है, भाषा का क्षरण होता है, और तमाम तरह की चीज़ें जो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होती हैं उस सब को आप नष्ट कर देते हैं और एक संस्कृति वहां पे थोप दी जाती है। असम का पूरा एग्जाम्पल। हाँ, इसमें मैं और 2 जो एग्जाम्पल, सभ्यतागत लड़ाइयों में जो झोंके हुए अपने आप को, जो सभ्यतागत इस तरीके से युद्ध चले आ रहे हो, उनको तो कम से कम नहीं करना चाहिए। और आप देवभूमि में बसा रहे हो, आप देखोगे नैनी झील पे, जहां मतलब जो नैना देवी का स्थान है, वहां एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी हुई है, और वहां पूजा के लिए लोग आते हैं, और वहां सारे भोंपो जो है एक साथ अजान वो स्ट्रेटजी से यही होता है। और आने वाले दिनों में यदि ये धामी की सरकार रिटर्न नहीं होती तो यार तुम्हारे नैना देवी की आरती और पूजा और घंटी बंद करवा देते। और ये कई जगह हो रहा है अभी भी। अमरनाथ यात्रा में नहीं हुआ कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो नहीं है, चैंट मत कीजिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी होती है, बाघ मर जा रहा है कहीं पे, स्नो टाइगर जो है मर जाएगा, या पता नहीं जो भी होता है, इस तरह की बातें।
और इसका डेमोग्राफिक चेंज का खाली मतलब एक जो इमोशनल या सोशल एस्पेक्ट नहीं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। बिल्कुल। कि वो मार्केट में जाता है, पहले एक दुकान बनाता है, कम दाम पे बेचेगा, फिर वो 2 दुकान बनाएगा, 3, उसके बाद पूरा मार्केट उनके। हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में यही तो हुआ। और वो इधर यूपी से गया बंदा और गाय भैंस काट करके वो लगा रहा है फोटो। यस, वो तो बढ़िया हिमाचल वालों ने उसका इलाज ठीक से कर दिया। हाँ। हम उसकी निंदा करते हैं वैसे कड़े शब्द में जो हम निंदा बहुत करते कड़े हैं। शब्द में उसकी निंदा की जाती है। ऐसा बिल्कुल हिमाचलियों ऐसा को बिल्कुल नहीं आपको नहीं करना चाहिए, था बिल्कुल आपको। नहीं करना आपने चाहिए था बिल्कुल आपको। गलत किया है। कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस लगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आपने बिल्कुल गलत किया है हिमाचलियों, ये ये नहीं करना बिल्कुल चाहिए था गलत आपको। कार्य क्या है, बिल्कुल ये अस्वीकार्य है। किसी भी सभ्य समाज में इसे 2 ठेंगे नहीं दिखाने चाहिए उसके वाले, बिल्कुल नहीं। तो ये डेमोग्राफी चेंज के ऊपर हमने बात करी है और ये बहुत खतरनाक है। सही बात है कि जो सभ्यतागत बहुत नुकसान पहुंचते हैं। इसमें ना 2 बातें जो 2 एग्जाम्पल और ताकि क्लैरिटी और आ जाए। यस। अभी अजीत भाई ने एक बात कही कि कन्वर्ट हो भी रहे हैं तो ठीक है, पर ये तो साला बम फोड़ रहे जी। हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इंडोनेशिया का। हाँ। इंडोनेशिया का जो मुसलमान है वो मुसलमान कैसे बना? पहली बात तो ये, भारत का मुसलमान कैसे बना और इंडोनेशिया का मुसलमान कैसे बना? तो इंडोनेशिया का मुसलमान बनता है यहाँ से, वो अरबियों के साथ ट्रेड करते थे और अरबी जो थे बेसिकली वो मुसलमानों के साथ ही ट्रेड करना पसंद करते थे। वहाँ हिंदू रहते थे, हिंदुओं ने या बौद्ध रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ट्रेड बेटर हो जाएगा तो हम मुसलमान बन जाते। तो वो मुसलमान बन गए, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशंस जो थे, सभ्यता नहीं छोड़ी। ट्रेड के चक्कर में ट्रेडिशन नहीं छोड़ा, सीधी बात है। तो उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, पर ट्रेडिशन, संस्कृति हिंदू, मजहब इस्लाम, धर्मांतरण हुआ, राष्ट्रांतरण नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने उस तरीके से मतांतरण हुआ है, धर्मांतरण नहीं हुआ। तो ये सब चीजें वहां पे हुई। ठीक है, इंडोनेशिया का मुसलमान अगर आप देखोगे तो वो राम को भी मानता है, आज भी मानता है। ठीक है, बिल्कुल। और वहां पे आज तक, मतलब मैं उसके बारे में अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आज तक कुछ इस तरीके की जो सर तन से जुदा के नारे यहाँ पे लग जाते हैं ना, इतनी सी बात पे, वहां पे सैक्रिलेज भी अगर हो जाए तो उसको सर तन से जुदा के नारों से काउंटर नहीं किया जाता, वो सभ्य तरीके से वहां पे बात की जाती है। इवन वहां के तो प्रधानमंत्री तो कोई हिंदू थी ना, उसने भी मेघावती सुकर्णपुत्री, Yes, yes. इस तरह का तो नाम है। उनकी राजकुमारी की बेटी थी, राजकुमारी थी मतलब रानी की बेटी थी, और उसने अपना मतलब घर वापसी की है। तो और उसके साथ साथ मतलब न्यूज थी कि 25,000 नाम उनके अभी भी हिंदू वाले ही होते हैं, अधिकतर नाम हिंदू वाले। अरे अभी एक किसी ने ट्वीट किया हुआ था, इकराम खान। इकराम तो इंडिया में भी मुसलमान नाम रखते हैं। अभी किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि देखो वहाँ हजारों मंदिर हैं, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने वो तोड़ा नहीं। तो मैंने लिखा कि उसको पता है कि उसका बाबा जो था वो रामलाल ही था। भाई वो छोड़ो, अभी है उस बारे में अभी उनके यहाँ नया जहाज आता है, जैसे हमारे में स्वास्तिक बनाए रफेल पे, आप जाकर के हिंदू रीति से पूजा पाठ होती है। इवन गरुड़ा वहाँ का गरुड़ है भाई। इवन जो एडमिरल की पोस्ट होती है वहां पर, जो उसको लक्ष्मण बोला जाता है। ठीक है, एडमिरल इज लक्ष्मण देव। अब वो वहाँ का जो नॉर्मल मुसलमान है, वो वहाँ पे रामायण का जो मंच पे रामायण करना, जो रामलीला जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत और वर्ल्ड फेमस है उनका ट्रूप। हमारे वालों से अच्छा मैनेजमेंट, हमारे वालों से वो सब जो है वो मुसलमान ही करते हैं। वो सारे जो कैरेक्टर हैं वो मुसलमान ही होते हैं। जी जी जी। तो वही बात है कि कन्वर्ट हो रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सरतन से जुदा करोगे, आप वसीम अकरम त्यागी लिख के लोगों को बरगलाओगे। यहाँ पे जो इकबाल था ना, इकबाल का दादा वो हिंदू था और उसके पोते ने पाकिस्तान बनवाने का आइडिया दिया। अरे जिन्ना का बाबा जो था वो हिंदू था। अरे ओवैसी देख लो क्या मचा रखा है साले ने। अरे भाई बिल्कुल क्षमा नहीं चाहिए रखो अपनी क्षमा अपने उसमें। तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है, इसको थोड़ा शांत करते हैं। पता लगने में आया है कि भाई रिचार्ज के दाम जो है बढ़ रहे हैं। जियो के लौंडे क्या ब्याह हो रहा है। मैं यार मेरे समझ में नहीं आ रहा उसका ब्याह कितनी बार होगा। एक ही लड़की से तीसरी बार शादी करना शायद। अरे वो प्री वेडिंग थी। मेरे को तो कई बार लगता है कि बीरबल जी ऊपर से उतर के नीचे आएंगे और अंबानी को बोलेंगे मुकेश बेटा इधर आओ, मुकेश यहाँ बैठो। मुकेश बैठेंगे यहाँ पे, बेटा
हमारी खिचड़ी तो बिना बात ही बदनाम है। साला तुम्हारी शादी हो ही जा रही, हो ही जा रही, पकी नहीं रही है। मैं एक बात ये भी देखे ना कि हम आप भी शादी करते हैं तो 10-12 दिन का चलता है, वो अंबानी है यार, वो सही बात वो है। अंबानी। पैसा खर्चा कहाँ करेगा यार। जी जी, लेकिन वो आपसे ले रहा है ना वापस। कहाँ यार हम अरे 20 रिचार्ज बढ़ा रुपया दिया ना। डोनेट कर रहे हैं, चलो शगुन नहीं दोगे क्या? ये क्या बात नहीं, हुई? मेरे को ये बताओ, उन्होंने आपको कंटेंट दिया है। वोडाफोन और एयरटेल, इनके बेटों को भी शादी है क्या जो इन्होंने बढ़ा दिया? ये तो बेकार की बात है वैसे। हाँ, यानी कि वो बढ़ने ही थे। बढ़ नहीं थे। और क्यों नहीं बढ़ेगा यार? हाँ। 5G का स्पेक्ट्रम कितने में खरीदा है किसने? मतलब ये सारी चीजें लोगों को लगता है कि नहीं यार, मतलब हमें फ्री में डाटा दो, हमें फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो? BSNL जो है वो 3G दे रही है आज भी। हाँ। ठीक है, अब 3G उससे कंपेयर कर रहे हैं। और देखो लोग बात कर रहे BSNL हैं, 179 में देखो 3 महीने का मिल हाँ रहा तो है। ले लेना, ले लो 3G तो दे ले रहा है, ले, ले लो। तो करना रिचार्ज। नहीं, उसमें पता फिर क्या होगा? आप जो बोल रहे थे ना कि आपका वीडियो देख रहा मान लो कोई, तो उसमें देखा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नहीं तो आपने तो 5G में 4G देखा हाँ, नमस्ते। अच्छा। उसमें आएगा नमस्ते। बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, बफर हो रहा है यार। वो रुक गया वही के वही। तो आप BSY नहीं देख पाओगे। YouTube तो 4x का ऑप्शन भी नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल XXX का देता है। Triple X देता है। 2x का ही देता है। नहीं XXX देता है। नहीं, लोगों को ये समझना चाहिए, जिन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि भाई कंपनियां एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहती है। टेलीकॉम कंपनी जो है उसका काम ये नहीं कि यार अब 5G ले लिया स्पेक्ट्रम और ठीक है, कॉस्ट आपका रिकवर हो गया, उसके बाद आप, ये टोल टैक्स नहीं है। गडकरी जी, जहाँ पे टोल ज़्यादा हो गया उसको हटवाइए थोड़ा सा। तो ये टोल टैक्स नहीं है कि सड़क बनी उसका कॉस्ट रिकवर हो गया उसके बाद भी टोल ले रहा है तो इलीगल माना जाए। यहाँ पे है कि वो कंपनी यार अब इंडिया provide कर रही है। 5G इधर आया और मोदी जी ने 6G के लिए टीम बना दी, उस पे चल रहा है स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका किस तरह, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। आपके घर घर में ब्रॉडबैंड अगर तार से नहीं पहुंच रहा है, अब स्काईलिंक या इस तरह से हो रहा है ना, एयर फाइबर के माध्यम से आ रहा है, वो वहां इन्वेस्ट करेगा ना, सैटेलाइट लॉन्च करना होगा उसको। इन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? और डेटा भारत में सबसे सस्ता है, सही अभी बात भी है। वर्ल्ड वाइड अभी भी सबसे सस्ता है। और मुझे नहीं लगता कि 179 जो दे रहा है वो 201 नहीं दे सकता। दो भाई, ये हमेशा रोते रहोगे ना कि यार हम कम पैसा देके, फिर सर्विस वैसे ही आएगी। राइट। एक टावर आएगा और वो बात करोगे, कॉल ड्रॉप होता इसके रहेगा। पीछे वही वाला लॉजिक है कि कांग्रेस हमेशा ऐसा लिखती है 2013 में दूध था 21 हाँ, रुपए, हाँ, हाँ, हाँ। और देखिए 24 में, साले ये 10 साल का डिफरेंस नहीं दिख रहा तेरे ना, को? ना, ना, ना। ना वो नहीं दिखेगा। नहीं तब 24 था, आज 34 हो गया। 1971 में एक ले चलो अनुज भाई, लेकिन इसके ऊपर जो आरआर चल रहा है पूरा का पूरा विपक्ष और कांग्रेसियों का, रविश टोना। यस, वो जो दिखाते हैं ना कि वो 2014 में इतना था रेट और 24 में इतना हो गया है, ना वो गेहूं का रेट बताते, ना सोने का रेट बताते कितना बढ़ गया, ना वो और चीजों का रेट बताते, संपत्ति का नहीं बताएंगे। नहीं, और वो कितनी बढ़ी है हाँ। वो भी नहीं बताएंगे। और देश की जीडीपी कितनी बढ़ी है, देश का टोटल असेट कितना बढ़ा है, और वो आई थिंक कितना आया है, 100 टन सोना वापिस आया, कितना आया है? वापस नहीं, वो अब इंडिया ने कहीं और रखा हुआ तो वो यहाँ पे वो हाँ, कहीं रखेंगे। भारत ने कहीं और रखवा रखा था, भारत देश कहीं ने ब्रिटेन। सुरक्षा में कितनी प्रगति की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी प्रगति की है, वो चीजें काउंट नहीं होती, लेकिन टोटल ये मेल्टडाउन हमेशा चलता रहा, आरआर चलता रहता है। जी, इसका बहुत बेसिक कारण है, हाँ। इस देश के अंदर जिस दिन से ये देश आज़ाद हुआ है उस दिन से ये देश समाजवाद नाम की एक बीमारी से ग्रसित और उसी हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब आपके देश में नारे तो लगते हैं कि आधी रोटी खाएंगे और इंदिरा को जिताएंगे। साला तुम आधी रोटी का सपना दे रहे हो, और यहाँ पर राहुल गांधी 2014 या 2019 के चुनाव में कह रहा पूरी रोटी खाएंगे, पूरा दिन काम करेंगे और फिर हम कांग्रेस को जिताएंगे। मतलब साला 1978 से आधी रोटी से तुम सपना 2014-2019 तक पूरी रोटी तक लाए हो। इसमें क्या ये है, आपकी एक बार क्या हुआ, नेहरू जी से पूछा गया कि आपके यहाँ पे इतनी भुखमरी है, इसमें कंटिन्यू करियो भाई तुम। कह रहा नेहरू जी आपके यहाँ पे इतनी भुखमरी है, वो क्यों है? नेहरू जी कह रहे हमारे यहाँ के लोग खाना ज्यादा खाते हैं। अरे एक में नहीं, प्रॉफिट पे जो अनुज बोल रहे थे ना, वो तो रिटर्न उसका चिट्ठी है, नेहरू की चिट्ठी है, उसमें बोलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। JRD टाटा, JRD टाटा को बोला गया है। तो आप ये देखें ना कि एक गरीब देश
1956 में भारत में 65% लोग अति दरिद्रता, नोट करिएगा शब्द को, अति दरिद्रता, 65% दरिद्र वाला नहीं है, अति दरिद्रता, जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रहे थे वो थे। 1985 में भी 65% लोग ही जी रहे थे। आपने साला इस देश के साथ किया क्या है? आप ये काउंट करिए ना इस चीज को। जो लोग बोलते हैं ना कि कई लोगों मैंने सुना है कि बोलेंगे भाई नेहरू जी क्या कर सकते थे, देश की गरीबी ही इतनी थी। भाई हम नहीं कह रहे वो देश को अमीर बना देते, हम नहीं कह रहे वो साला मिडिल इनकम क्लास में ले आते, हम कह रहे हैं साला 2%, 5%, 10, 15, 20% कुछ तो कम करते, गरीबी ही कम। इन्होंने 13-14 में पता क्या किया था? बोला कि जो दिन का 5 रुपए 6 रुपए कमा रहा है ना, आप समझ लो कि वो आदमी नहीं, आई थिंक 20 या 32 रुपए 32 रुपए जो 20 रुपए था, अब 32 तो अब है। हाँ 32 का वो भी पता नहीं किसका 20 रुपए था उस समय, कि 20 रुपए दिन का अगर आप कमा रहे हो तो आप समझ लो कि आप बढ़िया आप गरीब नहीं हो। बताओ, तो पॉइंट मेरा सिर्फ गरीबी से निकालने का कितना निंजा टेक्निक है। पॉइंट मेरा केवल ये है कि जिस देश के अंदर पहले आपने गाली दी है टाटा बिरला को, और जब आपका जो आपकी ग्रोथ रेट सामने नहीं आ पा रही अच्छी तरीके से, तो आप उसको हिंदू पर डाल रहे हो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, कि ये तो भाई मोक्ष और मुक्ति चाहने वाले लोग हैं, इनको तो इस जीवन से कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए गरीबी रहना चाहते हैं, तो ये तो साला गरीब ही रहेंगे, हिंदू ग्रोथ रेट है। बिल्कुल। और इसके बाद आप ये देखो कि 2007 तक पाकिस्तान से नीचे ग्रोथ रेट रही है, तो वो उसी कारण से रही है कि एक सोच बना दी गई थी समाजवाद की, और केवल कांग्रेस ने नहीं है, ऐसी दसियों पार्टी थी जो समाजवाद के नाम पर बनी थी, चाहे वो लोहिया के नाम पर चलने वाले समाजवादी हों, चाहे वो किसी और के नाम पर चलने वाले समाजवादी हों। और पूंजीपति क्योंकि कम होते थे तो उनको गाली देना सबसे आसान था, वही आज तक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि नरेंद्र मोदी ने इसको संसद में साफ साफ बोला है कि भाई अब वो टाइम चला गया है कि पूंजीपति को तुम साला गाली दो। वो एक अलग चीज़ है कि देखो भाई करप्ट कोई भी हो सकता है, पूंजीपति भी हो सकता है और एक गरीब आदमी भी हो सकता है, उस करप्शन का आप जवाब दो, उस करप्शन पर बोलो, पर कोई पैसा कमाना चाह रहा है अपने बाहुबल से तो उसको उस बेस पर गाली नहीं दी जा सकती। मतलब अतीक ये अच्छा एग्जैक्टली है, आजम खान अच्छा है, हाँ, और उनके लिए अंसारी अच्छा है, वो तो जिन्होंने हजारों करोड़ की मिल्कियत बनाई है ना, वो अच्छे हैं उनके लिए। लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं जिन्होंने देश की जीडीपी में इनको सालों को पता नहीं है ना कि कोई भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक वैगनार में, नीली वैगनार में चलने वाला हाँ, इनको सालों को पता नहीं है कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो साला अपना खून फूंक के अपनी खाल जला जला के साला पैसा कमाता है, पीढ़ियां खपानी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसे नहीं, एक अच्छा, बिजनेसमैन अंबानी ऐसे तो बोलना। इनविटेशन देने के लिए राहुल गांधी के घर चला गया, अंदर हो सकता है गले भी मिले होंगे, और अंबानी जी के विषय में क्या बातें हो रही हैं वो अलग विषय अरे है। ममता दीदी पहुंच गई। ममता दीदी अरे लालू यादव पहुंच गए। अरे वो भी छोड़ो, आपका तो महाराष्ट्र वाला भी पहुंच गया, वो उद्धव तो नाच रहा है, बैकग्राउंड में हाँ, फ्रंट पे भी नहीं बेचारा। हल्दी वल्दी लगवा के और बाहर निकल के भाई और पता है यही लोग अडानी अंबानी करेंगे। उस बंदे को ना बुरी लग जाती हैं बातें। अब ये जो कॉन्वर्सेशन तो हमने नाम ही लिया उसको, हाँ, पर उसको बुरी लग गई होगी ये बात। अभी लग गई होगी उसको, वो नहीं देख फील चला गया होगा उसको कहीं कि मेरे बारे में गलत बात हो गई। मेरी सरकार आएगी हाँ तो बस ठीक है। चलो, वैसे हम भी पुराने शिव सैनिक ही हैं उद्धव जी, हाँ, ऐसी बात नहीं है। और आपकी सरकार आएगी तो हम फिर शिवसेना ज्वाइन कर लेंगे। और उद्धव जी शिवसेना पंजाब में भी है। हाँ, शिवसेना तो पंजाब में थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वहाँ पे भी देखिए। अंकुर भाई, ये थोड़ा विवाह वाले पे एक जो एस्पेक्ट रह गया वो ये था कि कुछ जो है ना भिखमंगे टाइप के, एक साला कोई जैकब या थॉमस करके है, पता नहीं क्या है वो, और CPIM का है, तो लगी गया साले CPI भी लिख लो, भिखमंगा। तो जिन्होंने उतने जीरो भी अपने लाइफ में ना देखे होंगे, अब वो पागल हो रहा है यार, 371 मिलियन यार शादी में, तुम्हारे बाप का ले लिया, तुम्हारी पार्टी के फंड का ले लिया, तुम दलाली करते थे, किसी को बेचा खरीदा, उसका पैसा ले लिया। इसको क्या लगता है कि पैसा लेके इतना मतलब, और मिक्सी में डाल करके पीस के पिला दिया सबको, लो साला एंजॉय करो, सोना पियो तुम साला, सोना लिक्विड गोल्ड पी रहे वहां पे आदमी जा करके। इनको मतलब ये नहीं पता है कि भाई वो शादी में कहीं कैटरर होगा, कोई फूल वाला होगा, कोई टेंट लगा रहा हो, गरीबों को यार कैमरे वाले हैं और वो पैसा जाता ही है। सही बात है, सही अब ये बोला नहीं, किम करदाशियां को बुला दिया, उसको 10 मिलियन दे दिया, औकात है तुम भी नाच लो, तुम नचा लो अपने पार्टी के लोगों को। कुछ लोग तो हैं भी उस टाइप के जो नाच भी देंगे, नाच भी सकते हैं, पैसा मिल जाएगा, अब पैसा भी उनको मिल जाएगा भाई, तो वो काम कर लो। इनको वही है कि इनको लगता है यार कोई आदमी अमीर
कैसे हो सकता है यार, मेरा बच्चा सैन फ्रांसिस्को में पढ़े, वो किसी को मैं बताऊंगा नहीं, माथे पे कलश लेके भी निकल जाऊंगा किसी दिन, लेकिन बाकी दिन मैं तो कम्युनिस्ट हूँ। इसी कारण से ना साला एक कम्युनिस्ट और टेररिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, उनके बच्चे भी भारी पड़ते हैं। हाँ, उनको देख लो जरा, सैयद अली शाह जिलानी का भी लौंडा बाहर पड़ रहा है। गिलानी के बच्चे बाहर पड़े हैं हमारे। तो ये मतलब इसमें क्या है ना, 2373 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अंबानी ने अपनी यार शादी उसके टोटल एसेट का परसेंटेज निकाल लो। ठीक है। हम लोग अपने औकात के हिसाब से देखें कि एक कॉमन आदमी 5 साल पीछे चला जाता है, घर में एक बेटी का विवाह होता है हमारी तरफ, उसको रिकवर कर, मतलब उसका जितना एसेट रहता है सब लिक्विडेट कर देता है। चलो बेटी की शादी है साला धूमधाम से बढ़िया से करेंगे, और यार वो अंबानी है यार, वो तो उतना लाख करोड़ भी कर दे, क्या करेगा ही भाई, उसके बाद तो शादी ही नहीं है ना, फिर तो पोते पोतियों की होंगी कभी के जाके। क्या हुआ, अनुराग कश्यप की लड़की वो बोली ये ना सर्कस हो रही है, सर्कस, ये पीआर कर रहे हैं, इन्होंने मेरे को भी बुलाया था, मैं तो गई ही नहीं इनकी पीआर करने के लिए। अनुराग कश्यप की लड़की का नाम अगर मैं आलिया बोलूं ना तो लोग समझेंगे भट्ट है, आलिया अगर बोल दे आलिया ने ऐसा कहा तो लोग समझेंगे भट्ट है, तुम्हें साला जानता नहीं, तुम्हें जनवाने के लिए हमें ये बताना पड़ रहा है कि तुम अनुराग कश्यप की लड़की हो और तुमने उस पर कमेंट किया है। अंबानी की पीआर करोगी तुम, नहीं मतलब तुम अंबानी की पीआर कर लोगी। गर्वित इन लोग को वो जो इनविटेशन वाला डब्बा गया था ना, जाता ना पिघल के बह जाते, वो डब्बा खाली इनके यहाँ चला जाता, नाचते नंगे होके नाचते कि भाई मेरे को आया भाई, मैं रील बना लेता हूँ एक यार। ये यही थॉमस जैकब ये सब है ना, पागल माथे पे घूमते 10-20 दिन तक। अरे तीनों खान भाई वहां नाचते हैं। हाँ। यार साला भाई इसमें तो कोई जानता भी नहीं है। हाँ। शाहरुख खान ने कहा था कि तीनों खानों को एक साथ साइन करने में चड्डी बनियान बिक जाएंगे, ठीक है, बोला कि यार नाच चड्डी वाला जय श्री राम बोल रहा वहाँ, जय श्री राम चड्डी वाला डांस कर रहा था। उसने तीनों खान बुलाए, साथ में कहा रियाना को भी ले आओ, दिलजीत को भी ले आओ, सब जो फार्मर्स कर रहे थे ना, आओ बे नाचो। एक चीज देखो कि भारत में ही है ये नंगपना साला जो है, बाहर जो है यूएस में हॉलीवुड वाले साले पिक्चरें बनाते हैं, मैकडोनल्ड से लेकर फरारी से लेकर साला हर टॉपिक पर, हर पूंजीपति पर। ये साला मार्क जुकरबर्ग पर फिल्म नहीं बनी, हाँ बनी है, बनी ये एप्पल वाले पर फिल्म नहीं बनी, क्या उनको कोसा गया है फिल्म में? हमारे यहाँ बनाकर दिखाओ ना, अंबानी पर गुरु बनाएंगे, उसमें ये भी नहीं बताएंगे कि अंबानी है, उसमें उसको फ्रॉड भी दिखाएंगे कि कुछ कहीं फ्रॉड किया। प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं दिखा पाते हैं, पीछे से गंजा मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पूंजीपति होता है भाई, देखो करप्शन वगैरह मामला मैं अलग रख रहा हूँ, पर पूंजीपति जो होता है ना वो हजारों हजार लोगों का घर चलाता है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो जो बनती हैं तो स्कैमर्स पे देखो पूरी वेब सीरीज सोनी निकालती है, ठीक है, हाँ, फिर अंग्रेज निकालता है जो गुंडे डकैत रहे हैं, रईस पे बन जाएगा, मिर्जापुर पे वेब सीरीज बन रहा है, मतलब ढंग के लोगों पे बायोग्राफीज नहीं बननी, जिनको फॉलो कर सके। इंस्पिरेशन ले बंदा। मिर्जापुर को देखने के बाद में कितने लोगों ने उस तरीके की रंगदारी शुरू कर दी और फिर मारे जा रहे हैं। सोशल नेटवर्क थी ना मार्क जुकरबर्ग, कितनी जबरदस्त फिल्म भाई इसमें क्या था ना, मैंने 50 आर्टिकल पढ़े हैं ऐसे, 10 फिल्म्स जिनसे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो, और उसमें 10 फिल्मों में से 8 फिल्में स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग और इन्हीं के ऊपर बनी हुई होती है, 10 में से 8। इसीलिए वो देश अमीर है भाई। और सोशल नेटवर्क फिल्म में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रो जकरबर्ग दिखाया कि उसने क्या खुरपेची की, क्या 3-5 किया, सब कुछ दिखाया। उसी तरह स्टीव जॉब्स का भी दिखाया वो एस्पेक्ट कि भाई वो अपनी बेटी को किस तरह से रखता था और क्या मशीन थी क्या नहीं थी। उसी तरह आप मैकडोनल्ड्स वाला अगर पढ़ोगे, जो एक्चुअल फाउंडर है बेचारे, फाउंडर जबरदस्त फिल्म है यार, उसको हटा दिया बेचारे को, और जिसने उसका पोटेंशियल देखा कि मैकडोनल्ड को हम एक चेन बना सकते हैं और जमीन एक्वायर कर सकते हैं, वो गजब की मतलब वो फिल्म है, वो भी बड़ी तगड़ी फिल्म। फोर्ड वर्सेस फरारी देख लो, अरे यार सब में, या फिर रश देख लो जो इसके ऊपर है, निकी लॉडा और कौन था यार वो जेम्स हंट के ऊपर F1 ड्राइवर था, उस पे देखो, एरन ब्रॉकोविच। हाँ ये सारा कुछ जो लॉयर्स के ऊपर है, ये सारा, तो वहां पे यही है ना कि आदमी उसमें से पॉजिटिव जो लेना है लेगा यार। हॉलोकॉस्ट पे फिल्म नहीं बन रही है यहाँ पे, नहीं यार वो अजीमोसान लहंसा ऐसे करके वो चल रहा है, बस वही चल रहा है। हाँ सीखता क्या है
भारतीय जो युवा है उन फिल्मों से सीखेगा क्या वो? ये फिल्में- जोधा को पकड़ो, ये और फिल्में ना केवल डम बना रही हैं। और जोधा नाम की कोई कैरेक्टर नहीं नहीं, है। नहीं, 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 नहीं। यार बाकी अब चीजें हैं ये सब। मैं ये शाहरुख खान की बात फिल्में देख रहा, वो लड़की को देख रहा है, छोटी सी हरकतें कर रहा है उसके साथ। महाराज यार, अशोक से बड़ा सम्राट धरती पे कोई हुआ नहीं नहीं। हुआ। हाँ। और कौरवाकी के चन चन हाँ। चन वो साला तलवार निकाल कर सूंघ रहा उसके यहाँ पे चूटी काट रहा है। वो अशोक है। है। क्या बना रहे हो यार ऐसा अशोक कोई- क्यों? हाँ, कोई नहीं। साला ऊपर से फुहारा मार रहे हैं उनके ऊपर कि हाँ बारिश लगा। आई थोड़ी, उसके ऊपर वो फिल्म बनाई है उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान का क्या नाच अरे करा भाई यार। अक्षय कुमार ने, हैं? ऐसे वाला कि पृथ्वीराज है, एक मूछ नहीं उगा पा रहे आप उसका जो पोस्टर है पृथ्वीराज चुपके से ऐसे करके हाथ निकाल लेता, उसको पता भी नहीं चलता गौरी को, इतना लूज बांध रखा। बिल्कुल, देख लो ऐसा बताओ बात। यार। और ये तो और नहीं, पूरी फिल्म में एक जगह सिंहासन नहीं है, नीचे धरती पे कट्टा बिछा के और सिर पे वो जो ब्याह का नहीं होता मुंडा सा वो बैठा के उसके, और बस हम बांट गए जी हाँ। भाई यो क्या फिल्म में और इस पे परेशान हो गया मैं। राजपूतों की समस्या नहीं हुई कभी। उस पे राजपूत भाई उग्र नहीं, उन्होंने नहीं कहा हुए। था, उन्होंने ये कहा उन्होंने था कहा कि नहीं, उन्होंने कहा था अच्छा, कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इन लिखो। सब चीजों, हाँ, अच्छा बात ही सम्राट थी। हाँ, लिखा यही था। था। हाँ, फिल्म में क्या दिखाया उस पर पृथ्वीराज नहीं चौहान है। क्या सम्राट कंटेंट पृथ्वीराज। पे कोई वो नहीं था, फिल्म के कंटेंट पे। जबकि एक चीज थी फिल्म के कंटेंट पे, बस उन्होंने ये कहा कि पूरी फिल्म में ऐसे कहीं राजपूत नहीं बताया। उस पे तो खैर चलो अरे बात यार, है। उनकी तो पत्नी को भी इतना वोक और क्या नाम फेमिनिस्ट दिखा दिया उसमें, हाँ। उसमें किसी को समस्या नहीं हुई है। बताओ। और उसके इतर एक दूसरी फिल्म जो आई थी यार, रानी पद्मिनी वाला था। पद्मिनी वाला। कौन सा फिल्म? पद्मावत। पद्मावत। अब उसको बता, उसका तो प्रोमो इन्होंने उल्टा सीधा निकाले। वो फिल्म वो बताते हैं कि वो ढंग की फिल्म थी, मैंने आज तक देखी नहीं है। वो बोला कि थोड़ी उस सी तरह देखी का है। मिस ट्रीटमेंट उसमें नहीं है। हाँ। उसमें एक्चुअल में शाहिद कपूर का कैरेक्टर ये सब बढ़िया से नहीं, दिखाया उसने गया। राजपूतों के ऊपर बहुत अच्छा बोला है, जितना कैरेक्टर उसका एक दिखाया है। डायलॉग है बस उसमें जो अच्छा है। हाँ, ये कर पृथ्वीराज चौहान सके में तो वो भी नहीं है। राजपूत, वो कर सके तो राजपूत, पृथ्वीराज ये चौहान सब में तो वो बात। भी नहीं है। हाँ। और अच्छा, नहीं, भगवान राम पृथ्वीराज के चौहान ऊपर- मतलब ही टुक माय ब्रेथ अवे। जहां मैंने ये वाला सीन देखा ना कि भाई हाथ ऐसे निकाल सकता है हाथ, यार वो बंदा क्या करता है ना, वो 3 महीने में फिल्म मूछ बना लगा देता है करके यार। आगे चिपका के आ गया। करके यार। अरे 3 महीने भगवान में फिल्म राम बना के ऊपर देता है। आदि पुरुष बना दी, उसे क्या सीखोगे तुम? सही हैं कि मेघनाथ आएगा यूं और वो तुम्हारे यूं आदि डस जाएगा। पुरुष, वो आदि पुरुष बनाया, आदि पुरुष आप वहां बनाया। तक देख पाए? अरे भाई मैं वहां तक देख ली, यूं आया हाथ से बड़े होके उसके टैटू वाला मेघनाथ। अरे भाई, क्या सीखोगे तुम? मतलब उम्र तब कई साल तक दिखेगा नहीं। मुझे तो लगा आदि पुरुष, मुझे लगा टॉर्च लेके जाना चाहिए था देखने के लिए। पूरी में अंधेरा पूरा है। में अंधेरा अंधेरा, हमको लगा यार ये प्रिंट इसकी मनोज- खराब है क्या है। मनोज मुंतशिर वैसे हिम्मत वाला व्यक्ति है, वो अभी भी दिखता है। ओम राउत नहीं दिखेगा कई साल। हाँ, और प्रभास तो बिल्कुल ना बनावे इस तरीके की कोई फिल्म। प्रभास का रिडेम्पशन तो अब ये कल्कि में हुआ है। नहीं तो हम तो मान चुके थे कि भाई ये आकाश है। ये तो चला गया भाई। अरे सलार नहीं देखने गए लोग, हालांकि वो इतनी ढंग की फिल्म है भाई नहीं। 15 मिनट झेल नहीं पाया मैं नहीं साला। झेलने। देखो कल की भी मैंने देखी, हम दोनों गए थे देखने, मैं ही इनको लेके गया था फोर्स करके कि भाई देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में हम सब फर्स्ट रो रहे हाफ थे। में इन्होंने इतनी गालियां दी ना भाई मेरे को। साले कहाँ ले आया तू मुझे? भाई बस थप्पड़ तो मारा नहीं, बक्सा कर दिया। और कसर छोड़ी भी नहीं। उम्र उम्र का लिहाज करके कि अब इतने बड़े को तो नहीं मारा जाना चाहिए। वही कह रहा हूँ, थप्पड़ तो मारा नहीं पर कसर छोड़ी नहीं। हाँ। फिर जब बाहर निकले पूरी फिल्म देखने के बाद, तब चुम्मा ले लिया गाल पे, आ भाई तू मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई ऐसा है। करके। कह रहे नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। कब आया? अच्छा। भाई मैंने देखी नहीं है, पर इनकी बात सुन सुन के मैं सोच रहा हूँ इंटरवल के बाद ही जाऊंगा वैसे। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो मैं यहीं पे देख लूंगा। अच्छा, अपने घर पे ही। मैं तो जा नहीं सकता ना। हाँ, ये मैं भी तो है। बंधा हुआ हूँ। भाई अमिताभ, मतलब इट इज नॉट प्रभास's फिल्म, इट इज अमिताभ's फिल्म। नहीं, भाई- हमको लगा चलिए एवरेस्ट तीखालाल बेचते बेचते आदमी कुछ तो कर ले रहा है बीच में उसको ढंग ढंगा का। कर ले, बोरो प्लस बहुत बेच ली। नहीं तो हाँ नहीं तो इन लोग का यही हुआ था ना कि ये अमिताभ बच्चन बन के घूम रहे थे। शाहरुख खान बन, कैरेक्टर नहीं करना नहीं है, करते अपने आप को आदमी ढोए जा रहा बस बस अग्निवीर पे वापस आते हैं। ये टॉपिक से भी पता नहीं कहाँ उड़ा है। के चला गया। ये टॉपिक भी नहीं था हमारा। नहीं तो हम लोग भटके हुए युवा तो है ही। हाँ, भटके हुए और नाम ही इसी वजह से बिना रखा है। भटकाव के कैसे चलेगा? बिल्कुल, सही बात। नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। यार, ये आज भटके बोले आज कैसे? भटके नहीं ये लोग। बिल्कुल हाँ,
बिल्कुल सीध पे कैसे चल रहे हैं हम तो कैरेक्टर में ही हैं, अमिताभ हो ना हो। ये बात सही है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। जिस तरीके से हमने देखा कि कैप्टन अंशुमन के जाने के बाद में जो राजनीति चल रही है, राहुल गांधी का पदार्पण होता है अचानक से रायबरेली में, और फिर एक झूठ बहुत अच्छे तरीके से फैलाया गया कि भाई ये थे अग्निवीर, और उनकी माताजी का एकदम स्टेटमेंट आता है कि अग्निवीर बंद होनी चाहिए। बाकी के मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा कि बाद में क्या हुआ, कीर्ति चक्र आज रायबरेली में है या नोएडा में है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उनका फैमिली मैटर है। हालांकि करना नहीं चाहिए था, न्यूज चैनल्स को भी वैसा, हम पे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का झूठ फौज को लेकर के भी, देखो धर्म को लेके वो आपने मुद्राएं दिखानी शुरू कर दी। हालांकि देखो सिखों ने मना कर दिया, मुसलमानों ने मना कर दिया, ईसाइयों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ मुद्रा वुद्रा कुछ नहीं है, ये आदमी ही ठीक है। इसके बहकावे में बिल्कुल ना आए मित्रों। कभी कभार ना अंदर से रजत शर्मा बाहर निकल आता है। तो क्या होता है कि इतना इरिटेट हो जाता है ना बंदा कि मुंह से निकल जाता है। ठीक, तो उसमें आप ये सोचते कि आचार्य जी क्या बोल दिया आज। तो पर ये मुद्दा रजत शर्मा वाला भी अच्छा है। बात उसमें भी हो सकती है 2-4 मिनट। अरे वैसा तो राहुल गांधी ने भी गाली दी है उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो चल रहा है अग्निवीर। अच्छा, मैं कह रहा था कि धर्म को लेकर के अफवाहें फैलाई गई, संविधान को लेकर अफवाहें फैलाई गई, अब फौज को लेकर भी, और जितना गंदा नाच अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर भाजपा, मोदी जी ने कह दिया कि भैया इनके नैरेटिव का हम जवाब देना नैरेटिव से देंगे, उनकी भाषा में देंगे, पर मुझे अभी तक लगा नहीं है कहीं। उन्होंने खाली बोला है ना, अभी बोला है, अभी बोलने में क्या जाता है, नीचे धरातल पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता भविष्य धरातल पे काम करने वाली जो ITSL है ना, वो 400 रीट्वीट करने के लिए, ना कि 400 ट्वीट करने के लिए है। हाँ, तो अब की बार 400 पार का वही मतलब था कि दिन में 400 रीट्वीट हो जाना चाहिए। हाँ, 400 रीट्वीट पार हो जाना। चलो 401 कर दिए होंगे जी। एक्चुअली में मुझे क्या लगता है कि जो नैरेटिव बिल्ड वाली बात है वो जो अभी मोदी का आया है ना कि इकोसिस्टम का जवाब इकोसिस्टम से, और वो देने का प्रयास चुनाव में भी किया गया था। जो ये कांग्रेस ने सारा किया, संविधान और आरक्षण और ये जो भी है, उन्होंने दूसरा नैरेटिव चलाया कि साला तुम्हारा पैसा हड़प लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे वो। पर वो सिर्फ रैलियों तक रहा है, व्हाट्सएप में वो जमीन पे नहीं गया है। बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप पर भी सर्कुलेट हो गया होगा, पर जमीन पर धरातल पर जब आपके आस पड़ोस का कार्यकर्ता जो है आपके घर आकर बता रहा है आपको, वो आदमी सोचता है साला मेरे पास रहता है यार, ये सच्ची बोल रहा है। मना कर दी गई थी कि RSS की में जरूरत नहीं है, RSS ने काम नहीं किया। मेरे स्वामी जी से परसों नरसों बात हुई है। अरे RSS ने द्वितीय वर्ष का कुछ करवा दिया, सारे कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे हुए थे। अच्छा किया तो तुम्हारा पूरा काडर वही है ना, नहीं तो मिस कॉल मार के बुला लेते कि भाई तूने मिस कॉल मारी थी यार, आ जाओ यार। तो मेरा केवल पॉइंट यही है कि बीजेपी जो एक्चुअल नैरेटिव बिल्डिंग थी वो तो की नहीं थी इन्होंने। अब आ जाते हैं आगे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब तक ये IT सेल है ना, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। चाहिए भाई साहब। हाँ, बस, और नीचे में तुरंत कमेंट आएंगे, अजीत जी आप बन जाइए IT सेल के हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं अजीत जी। नहीं, हमारा पूरा समर्थन है। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बोलो इस पे। ना हमको अच्छा, अग्निवीर का मुद्दा है मेरे ख्याल से, उस पे ही बात करते हैं। ये तो नैरेटिव पे तो हर बार अग्निवीर वाला में देखो, राहुल गांधी जब तक उसमें एंटर नहीं करता है, सब चीज सेटल था, किसी को कुछ पता नहीं चलना था कि क्या हुआ नहीं। इसके माता पिता सीधा मतलब बहुत सारे लोग इमोशनल हो जा रहे हैं इस बात को, नहीं यार उसका बेटा चला गया यार, उसके पास अब भाई वो सूबेदार था, उसको पेंशन आ रही है। उसके बेटे ने जब साइन किया होगा कि नॉमिनी किसको बनाना है हमें, वो इसने आकलन किया होगा ना कि मेरे माँ बाप के पास आय का एक स्रोत है, मेरी पत्नी के पास नहीं है, तो इस कारण उसने नाम लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार बोलते है कि नहीं पत्नी को दे दिया जाए, साहब नहीं भाई, वो आदमी स्वयं जो वीर गति को प्राप्त हुआ है वो स्वयं यह तय करता है कि यदि मैं मरूंगा तो मेरा पैसा कितना जाएगा और कितने परसेंटेज में किसको जाएगा, 70, 30, 100% जैसे भी जाएगा। सर ये तो बीमा में भी होता है, जब हम बीमा करवाते हैं, आप मेडिक्लेम लो या फिर ये हर जगह होता है कि माताजी को देना है। वही है कि अविवाहित है तो माताजी को देते हैं, या विवाह के बाद भी कह देते हैं 50% माँ को चला जाए, 25% चला जाए। कुछ लोग अविवाहित होते हैं बहन के नाम करते हैं, कुछ भाई के नाम करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
राहुल गांधी जब इंटर होता है उसके बाद उसकी माता जी का टोन बदलता है। अच्छा, पहले वो कह रही थी कि योगी जी मोदी जी हमारे सब कुछ कर रहे हैं, उसी दिन उसने बोला है। तो आप यार, इंडोक्ट्रिनेशन टाइम लेता है। एक दिन बिठा करके आप सब चीज उसको नहीं बता दोगे कि यार तुम अग्निवीर पे ऐसे बोल देना, योगी मोदी पे कुछ मत बोलना, ऐसा मत बोलना, चूल्हा शीशा ऐसे ऐसे करके ऊपर उठा देना, ऐसा नहीं होता है। वहां पे उसने पूछा, उसने नहीं अग्निवीर। और इसका दूसरा आयाम भी यदि देखा जाए कि लेट्स होप कि वो इन्फ्लुएंस नहीं है राहुल गांधी से। अब एक मृतक की माँ है जिसका बेटा बलिदान हुआ, 1 ही साल हुआ है। अब ऐसी माँ को आप पूछेगा कि क्या अग्निवीर मरने वाले और आपके बेटे जो मरे हैं उसमें अंतर होना चाहिए, क्या बोलेगी? बोलेगी नहीं होना चाहिए अंतर। बिल्कुल। जब पूछेगा कि क्या उनको कैंटीन सुविधा नहीं, वो क्या बोलेगी? वो बिल्कुल बिल्कुल महिला। उसने, अगर हम वो आयाम भी देखें, उस तरह से बोलना चाहिए, उसने ये बोला। यहां तक भी ठीक था, यहां तक भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते। ये जो ये सास बहुएं पैसा लेकर के भाग जाती है, ये आपका भांडा फूट गया। कि आप जो है, आप दूसरे तरह से भुना रहे हो अपनी, मतलब, और कोई आपके पीछे इसको कोरियोग्राफ कर रहा है कि आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है। नहीं तो यार, जवान के घर में ऐसा हो समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत ही लोअर स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी से आते हैं, बहुत नीचे से आते हैं, उनके घर वालों को इस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं होती मीडिया का। तुम ऑफिसर की माँ हो, तुम्हारी बेटी बीडीएस कर रही है, तुम्हारा पति आर्म फोर्सेस से है, तुम कैसे इस चीज को ऐसे पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट तुम स्वयं को कैसे होने दे रही हो? बिल्कुल बिल्कुल। और तुम सही में यार 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया के लिए इस तरह से, तुम्हें क्या अंदाजा नहीं है कि उस पुत्र को कितना कष्ट हो रहा होगा, उसकी आत्मा नहीं कचोटेगी? बिल्कुल। ये सब तुमने परे रख के किसी ने तुमको बरगलाया। अब राहुल गांधी ने बरगलाया, किसने भगवान जाने, या स्वयं ही। यार 1 साल हो गया और कंपनसेशन कल तो मिला नहीं है, कंपनसेशन तो बहुत पहले मिला होगा। तुमने तब तो ये मुद्दा नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हो? क्योंकि TV9 वाला माइक लेकर के तुम्हारे घर पहुंच रहा है। तो वही हुआ इन सब में, वही है जो आप कह रहे हैं ना कि एक वो लिख रहा है कि ये भी अग्निवीर था और इसके माता ने बोला, तो वो चल रहा है भाई। और इसमें यार सरकार काउंटर भी क्या करेगी? तो वो सरकार की बेटी नहीं, मोदी की बेटी नहीं कि आप उसके खिलाफ कैमरा लेकर भाई वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका फैमिली मैटर है, तो आप उसको क्यों ऐसा वो कर रहे हो? वही बेटी जो कल तक आपके साथ में खड़ी हुई थी। और इसमें एक और बात है, जिन लोगों के घर में कोई आर्मी में या फोर्स में होगा, उनको पता होगा कि इनकी आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन होते हैं, इनके यूनिट के लोग होते हैं। खाली सरकारी कंपनसेशन नहीं जाता है। सरकारी कंपनसेशन तो केवल एक कंपोनेंट है, उसके बाद यूनिट के लोग कुछ ना कुछ कंपनसेट करते हैं। उसके बहन की शिक्षा पूरी हो जाए, किसी का स्कॉलरशिप बचा हो, सब कुछ फाइनेंस किया जाता है। और माँ बाप को कोई छोड़ता नहीं है। योगी जी ने 25-25 लाख दोनों को दिए और एक बच्चे को, घर के किसी बच्चे को नौकरी देने की बात कह दी। तो यही हो सकता है, सरकार की तरफ से सरकार ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। मुद्दा आता है कि सास बहू के बीच में आपस में क्या है, वो इनका फैमिली मैटर है। हमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है और लोग बहुत और सरकार तो कुछ भी नहीं कर सकती भाई। सरकार क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि इन मैटर्स में फैमिलीज को, मीडिया को अंदर नहीं लेना चाहिए, और वो भी जवान के मैटर में। मतलब वो हमें भी ऐसा लगता है कि हम क्या ही बोलें और क्यों ही बोलें। हालांकि मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा अग्निवीर को इस लिहाज से बदनाम जो किया जा रहा है, तो अग्निवीर को अभी किसी भी लिहाज से बदनाम किया जाएगा, वो आप समझिए। अभी कोई भी मरेगा ना, उसको अग्निवीर बोल दिया जाएगा। किसी की भी डेथ होगी, अग्निवीर है वो। जो भी मुद्दा इन चुनावों में प्रभावी रहा है, जिस मुद्दे ने डेंट किया है, जिसमें कि छात्रों वाला मुद्दा हो गया, अग्निवीर हो गया, दलितों का मुद्दा हो गया, रिजर्वेशन वगैरह का जो भी है, तो उसको हर मुद्दे को इस समय जिंदा रखेंगे। उसमें आप ये लगा लो कि घी डाला जा रहा है उस अग्नि में। जी जी जी। और हर मुद्दे को जीवित रखा जा रहा है। बोला भी ये जा रहा है ना कि ये गुजरात में इस बार तुम्हें हरा के दिखाएंगे, और वो ये देख लेना आप, हर मुद्दे का प्रयोग किसी भी चुनाव में, आने वाले चुनाव में किया जाएगा, चाहे छात्र का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, और ट्रेनों के मुद्दे उठ ही रहे हैं, किसी भी मुद्दे को उठाया जाएगा जी। तो बस वही है, ये कोरियोग्राफी जो पीछे से हो रही है, वो कोई डायरेक्टर अच्छा आ गया है, वो एक्टर तो अभी भी वैसा ही है, एक्टर तो फिर भी वही है। हाँ, पर फिर भी कुछ लोग डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं। अभिषेक बच्चन जैसे हैं, गुरु में और युवा में मणिरत्नम बढ़िया एक्टिंग करवा लेता है, उसके बाद जो है वो रन में नहीं कर पाता है। वो युवा में तो पहली बार मेरे को लगा क्या ये तो
कर रहा है। बंद करो ये फिल्मों का जिक्र बार बार करना। अजीत भाई का एक मैंने लाइव देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि यूपी में जो 12 रीजन रहे हैं भाजपा के हारने के, स्पेशली ये क्वेश्चन मेरा आपसे ही है कि ये एनालिसिस जो हुआ है तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। 27 में क्या प्रभावी हो सकता है इसका एनालिसिस करना और उसके जो डेंट्स हुए हैं उन पर काम करना? यार मतलब रीजन तो 12 इन्होंने दिए, उसमें से मुख्य रीजन जो है वो है कि कार्यकर्ता यह फील नहीं ले पाया कि हमारी सरकार है। फील क्या लेता है कार्यकर्ता? कहीं चालान कटा, विधायक जी हमारा काट रहा है, इसका ठीक करवा दो, या वो जिला का अध्यक्ष है वो चला गया, इसका केस जो है वापस लीजिए थानेदार साहब। इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर किसी का तहसील में काम रुका हुआ है तो वो हनक जो होती है ना सत्ता की, जो कार्यकर्ता एंजॉय करता है पावर के पोजीशन से बाहर बैठ करके, वो एक नहीं मिला कि सरकारी महकमे में भाजपा के लोगों को कोई पूछ नहीं रही। ज्वाइन इसीलिए करते हैं, बल्कि मैक्सिमम युवा तो इसीलिए करते हैं। और क्या है, और क्या है जी, वो नौकरी कर लेता, नहीं तो वो सही बात है। वो पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों आया? जब उसको वो खाली दरी बिछाने के लिए थोड़े होता है यार कार्यकर्ता, या झंडा लगाने के लिए, मोदी जी का मास्क पहनने के लिए, और तेल 200 का आपने डलवा दिया, अपना हुर्र करके पहुंच गया वहां पे। कार्यकर्ता उसके बाद के लिए होता है कि हमें कुछ इसका लाभ मिले। दूसरा यह हुआ कि प्रत्याशियों ने अपने कार्यकर्ताओं को कोई संसाधन नहीं दिया, न पैसा दिया। पैसा दोगे तब तो वो ई रिक्शा लेकर के जाएगा, बोलेगा 4 आदमी बैठो और चलो वोट देने के लिए। तुमने वो नहीं दिया। जिससे कार्यकर्ताओं का आजीवन झगड़ा रहा है उसको तुमने टिकट दे दिया। कितने 350 में 150 या 140 लोगों को टिकट दिया जो बाहरी लोग थे, इस तरह के लोग। खाली यूपी के संदर्भ में देखें, कहा जा रहा है, ये कितना सत्य पता नहीं, योगी जी ने 35 लोगों की लिस्ट दी जी, और उस लिस्ट पे ये कहा जा रहा है कि केंद्र ने सीधा लाल रंग की कलम ली, ऊपर से नीचे ऐसे काट दी। जी, अगर ऐसा हुआ है हाँ जी, तो क्या यह अपमान नहीं है बिल्कुल। उस व्यक्ति का जिसको भले भाजपा ने सक्सेशन तय नहीं किया, सरकार राष्ट्रीय नेतृत्व का, लोगों ने जिसके नाम सक्सेशन तय कर दिया है कि योगी हमारा अगला प्रधानमंत्री है। पार्टी बिलीव करे ना करे, पार्टी उसको बनाए ना बनाए, लेकिन जनता चाहती है। सर यार कर्नाटक तो में मोदी को भी नहीं बना रही थी, हाँ, जनता ने ही इतना पुश किया था। वही 2014 में मोदी कैसे आते हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस थी। 19 में क्यों रिपीट होता है एक्सेप्टेंस? और अभी भी एक्सेप्टेंस जनता की थी। अभी जनता अब करे कि अब हो गया। गुजरात के लोग अब कह रहे हैं कि अब हो गया, अब योगी जी को आगे आना चाहिए, इस तरह का। और उसका मतलब अगर ऐसे किया है, अगर सिंबॉलिकली भी इस तरह का किया है, या फिर आपने ऐसे भी नकार दिया, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेकार टाइप का मूव है जो भी कर रहा है। whosoever is pulling the string। ईश्वर करे कि ये सारी बातें झूठी हो, बिल्कुल। ईश्वर करे कि स्मृति ईरानी को हराने के पीछे पार्टी के लोग ना हो। लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कुछ लोग ऊपर बढ़े, और ये पॉलिटिक्स में नेचुरल है। हमने हाउस ऑफ कार्ड्स देखी है, हमने महाभारत पढ़ रखी है, तो 3-5 इस तरह से तो चलता ही रहता है। कार्यकर्ताओं का और भी था कि सरकारी लोग केवल, एक होता है कि न्यूट्रल हो जाना, एक होता है दुत्कारना। उस तरह की स्थिति हो गई थी कि इनकी झंड हो रही थी जहाँ तहाँ जाने पे। पत्रकार जो है वो सीट तय कर रहे हैं किसको मिलेगा। तो ये सारी बातें मिला करके यूपी में जो ये ह्यूमिलिएशन है एक तरह से, उसके पीछे का कारण रहा है। और एक ही इसका उपाय है, आपको संघ में आस्था दिखानी ही पड़ेगी। आप डिटैच नहीं है, चाहे जितना भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें कि हम अलग हैं, आप नहीं हो। मिस्ड कॉल वाले को बुला लीजिए, वापस मैं वही कहूँगा। और लोगों को ट्रेन कीजिए कैसे बोलना है, क्या बोलना है। अखबार वाला युग नहीं है जी। यार। हम और आप बैठे हुए हैं चुपके से ऐसे करके चल रहा है कि नेताजी क्या बोल रहे हैं, वीडियो इधर से बन रहा है, और वो आदमी यूज करेगा उस वीडियो को। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के बारे में यही बोले स्वाति मालीवाल कि हर आदमी के पास सबका डोजियर बना हुआ है, सब वीडियो बना करके घूम रहा है। हाँ, वो बने ही, नेता ही वैसे ही बने भाई, वो कैमरा उठा उठा के नेता बने हैं। ऐसे दौर में आप मतलब अनट्रेंड इंडिविजुअल्स को पार्टी का स्पोक्स पर्सन की तरह, लल्लू सिंह प्रवक्ता नहीं है लेकिन उसने बोल दिया ना भाई, वो गेम खराब हो गया पूरा वहाँ से। तो ये सारी बातें अब
वही है कि पार्टी ने स्वयं आत्ममंथन किया है, चिंतन किया है, उसके बाद आई है, तो इस पे काम तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही। होना चाहिए ताकि 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई। अच्छा 40,000 का 73 जिले में, मतलब हर जिले में 500-500 कार्यकर्ताओं से बात की गई है जो ढंग के कार्यकर्ता थे। तो ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं है कि यहाँ वहाँ से फ़ोन पे बात कर लेने, ऑन ग्राउंड जाके लोगों ने बात की है, वहाँ से ये 12 बिंदु जो है यार वो हमने करके आए। सपा के टाइम में हनक देखी है, कार्यकर्ता टोल नहीं देते थे, टोल खुलवा देते थे, ऐसे निकल जाते थे पुलिस वाले। और इवन हमारे जब 2012-13 में इधर देवबंद के अंदर लड़ाई हुई थी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थाने में बैठ गए थे जाके कि हमारे लोगों को नहीं पकड़ना है, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी थी। और आज की तारीख में आप हिम्मत देखो कि आज भाई साहब विधायक और सांसद और उनके जो लड़के होंगे या उनके परिवार के जो होते हैं ना, उन्हें पुलिस दौड़ा देती है कई बार। तो अभी एक चीज़ जो भाजपा को यहाँ से समझनी चाहिए, और ये मैंने मतलब अपना एनालिसिस है वहाँ पे घर के आसपास चीज़ें देख के, हरियाणा में चीज़ें देख के, मैं अभी आज से 2 साल पहले तक भी देखता था, या 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले तक भी देखता था, तो दिखता था गाड़ियों के ऊपर जो झंडे लगते साइड में, वो भाजपा के दिखते थे मैक्सिमम। 95% जो झंडे होते थे वो भाजपा के दिखते थे। बिल्कुल। अब वो झंडे ना 60-70% तक कम हो गए हैं, और चौटाला के, कांग्रेस के झंडे वो आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा द्योतक है कि शिफ्ट हो रहा है। आप लोग भी तो ऑफिस स्पेस अब देख ही रहे हैं, तो ये भी द्योतक है। इधर यूपी साइड ही कहीं देख लो, न्योडा में ही आना पड़ता था। नोएडा ही आ जाओ, न्योडा हमारे यहाँ यहीं दे दो हमें तो। हमारे यहाँ नोएडा का है, नवेडा भी क्या है, न्योडा भी क्या है, जैसे कैंडा भी है, कनाडा का कैंडा, कनाडा कैंडा भी है। अच्छा हाँ जी बताओ, आप क्या कुछ बताने लग रहे थे? हाँ, shift तो हो रहा ये जो शिफ्ट है, है। आप भी शिफ्ट हो जाओ, यूँ कह रहे थे मैं। अच्छा लो जी जी तो ये जो शिफ्ट है, ये भाजपा को इस बात का ध्यान देना चाहिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पे कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो आंखों से प्रत्यक्ष दिख रहा है कि शिफ्ट हो रहा है। और अब की बार जो है 500 पार डिलिमिटेशन के बाद तो 500 पार तो करना पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, आपको इनविटेशन मिला था क्या? अरे कैसा आदमी यार, किस किस को बिठा लेते हो यार। आदमी ये भाभी जी घर पे है कि अंगूरी भाभी ये आदमी बन गया है। मतलब डिलिमिटेशन में बोल रहा हूँ तो इनविटेशन सुन रहे हैं। मुझे डिमिलिटेशन सही पकड़े हैं। हाँ हाँ चलिए, डिमिलिटेशन बोल रहे हैं वो, अब क्या बोल रहे हैं आप? डिमिलिटेशन। ये भगवान, अरे डिलिमिटेशन। सरदार मैंने आपका नमक खाया, मुझे गोली मार दो। मित्रों अंत करते हैं, नहीं तो इनका कि शो का शो का BHY का आज 21वां आई थिंक हाँ, है ना यार, कमाल करते हैं मतलब। इतना लंबा आपने खींच दिया यार। 50 करेंगे 100 भी करेंगे। अरे अब ये चलता रहेगा यार, ऐसा बोलोगे ना 50-100 ये जूता मारेंगे, इसे बंद कर देंगे अभी के अभी। इन लोगों ने कह रखा है कि इसको कभी खत्म नहीं करना है। हमने तो क्यों ही ये करना अनंत है। काल तक हमारे लौटते ये इसको आगे चलता रहेगा बढ़ाएंगे। दोस्तों, और आगे इसको हमारी जो संतानें हैं वो फॉरवर्ड करेंगी, ठीक है? तो मतलब आप अपने बच्चों को यही काम पे लगाओगे। सेट कर यार रहे मेरा हैं। लड़का पता है ये उठाएगा, पता है क्या करता है, ये पापा, ये पापा, और मेरी टी शर्ट पे ये सत्य सनातन का लोगो, हाँ बोलेगा ये जब मैं पहन लूंगा तो इसको दिखाएगा। हाँ उसका मैं बता तो रहा था अजीत भाई को वो अभी से ऐसा है, उसको मैं बैट ला के दिया, वो बैट फेंक दिया, गधे से बॉल खेलता है। वो गधे से बॉल में मारता है, यूं मार के बोलता है कि आप बॉल दो, फिर मारता है उसके ऊपर। तो उनका हमें दिख रहा है संस्कार, तो भाई वो अगर हमारी अगली पीढ़ी से बजरंग दल तो नहीं ज्वाइन करेंगे। मेरा लड़का बजरंग दल ज्वाइन करेगा, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन करेगा, RSS भी करेगा। हाँ राजनीति में नहीं जान देंगे, लेकिन वैसा सब कुछ करेगा। हाँ। तो मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखी, और दूसरा संस्करण हमारी किताब का आ चुका है, उसको जरूर खरीदें। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ताजा खबर में भी लगा दिया है इन्होंने तो लिंक, तो वहां से भी ले सकते हो। कहीं से भी ले सकते हो। और अगला वाला आएगा अजीत भाई के चैनल और पर। अगला वाला जब तक आएगा तब तक संभवतः इनको ईश्वर दिमाग दे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी लिंक जो है वो डालना हाँ चालू बिल्कुल करें, डालूंगा मैं, क्योंकि बस मुझे थोड़ा सा नॉलेज अगर जितना नंबर ये बोल रहे हैं उतना नंबर नहीं बिकती है हिंदी किताबें। कितना 10,000 10,000 छप चुकी है, 6,500 6,500 निकल गई है, और कितना महीना भर हुआ होगा? 2 महीने हुए। 2 महीना
छप के निकलने का या प्री बुकिंग से आप ले रहे हो? नहीं, प्री बुकिंग नहीं, मतलब जब से छपी है तब से 6,500 बिकी है। तो फिर भी ये बहुत बड़ी संख्या है। जिन लोग को नहीं पता तो बेस्ट सेलर का स्टिकर ऐसे फर्जी नहीं लगा हुआ है उसके ऊपर, तो एक्चुअल में है। मैंने 4 किताबें लिखी है, तो टेक माय वर्ड फॉर इट, इट इज़ अ बिग नंबर। और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारी अवधारणाएं हैं और आपके पूर्वाग्रह जो हैं वो ध्वस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये कहने के लिए अजीत भाई, और उससे पता लगता है कि अजीत भाई ने किताब पढ़ ली है। तो हमारे उसके तो मैं पैसे लूंगा, मैं तो पैसे लूंगा उसका, ऐसे नहीं। मैं मतलब दूसरे चैनल पर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो उसका रेट है भाई। एडिटर भाई ये वाला काट देना पैसे नहीं है अपने पास। पैसे तो मैंने आपके खर्च करवाया 80-80 हजार दोनों। हाँ यार, वो कह रहे हैं कि भाई 2 लाख कहीं से तो वसूल। हाँ, एग्जैक्टली। मित्रों मेरे तो 2 से ज्यादा लग चुके, 5 साल से केस चल रहा है। QR कोड दे दूं क्या, डोनेट कर दो। चलो भाई, नमस्ते, जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्ते।